सो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मेरे साथ बने रहोगे तो बन जाओगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। इस चैप्टर को बहुत गलत तरीके से करने जा रहे हैं हम, आपको हर एक पॉइंट को क्लियरिटी से समझाएंगे, बहुत मजा आ जाएगा। मतलब अगर कोई पहली बार भी ये चैप्टर देख रहा है ना और उसने ईमानदारी से देख लिया, मैं अक्सर कहता हूं ना कि मैं तुम्हारे जेब में चैप्टर डाल के दूंगा, बस जेब फटा नहीं होना चाहिए। जेब फटा होगा तो चैप्टर हाथ में नहीं आएगा। क्या हाथ में आएगा? कुछ भी नहीं हाथ में आएगा, ठीक है। हाँ, मैं ऊपर वाले जेब की बात कर रहा था, नीचे वाले जेब की बात नहीं कर रहा था, ठीक है। सो काम की बात यह है कि इस चैप्टर को मैं आपके जेब में डाल के दूंगा, आपका जेब फटा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब आपको बिल्कुल फोकस, ईमानदारी से देखना है। पहली बार भी पढ़ रहे हो तब भी आपको पूरा फोकस देना और समझ में आएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, ये धीरे धीरे हम समझेंगे। इस चैप्टर को हमें दो पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरा पार्ट क्या है हमारा? फील्ड। तो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को समझेंगे, फिर हम कैसे समझेंगे? फील्ड को समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने चलते। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना बड़ा आसान है। जैसे मैं कहता हूं मैं इंसान हूं, मेरी ये बॉडी है, तो मेरी बॉडी की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि भाई मेरी आंख है, मेरी आंख मेरी प्रॉपर्टी है। तो आंख का काम क्या है? देखना। आंख का काम क्या है? मेरा हाथ है, हाथ मेरी प्रॉपर्टी है। हाथ का काम क्या है? राइट हैंड की बात नहीं कर रहा, लेफ्ट हैंड जो भी है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी है आंख, और आंख का काम क्या होता है? देखना। वैसे ही एक बॉडी की प्रॉपर्टी, सुन लो मेरी बात को, एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है चार्ज। क्या होती है? और इस चार्ज से क्या होता है? अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। मैं भी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। देखिए, जैसे ये हमारा शरीर है और हमारे शरीर के पास क्या है? आंख। तो शरीर की प्रॉपर्टी क्या होगी? एक प्रकार से आंख, और आंख का काम क्या होता है? देखना। वैसी अगर कोई बॉडी है तो उस बॉडी की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज। और चार्ज का काम क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन पैदा करना। तो अगर आपसे कोई बोले भैया इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब है, मैं बहुत रफ भाषा और रिलेट करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब होता है? तो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंदरूनी, कैसे मतलब अंदर का। ये बॉडी के, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू विच, जिसके कारण अट्रैक्शन या रिपल्शन अराइजेस। अराइजेस का मतलब क्या होता है? आना, होना। समझे मेरी बात को? तो अगर आपसे कोई पूछे भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्या बोलोगे? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी? मटेरियल की, जिसके वजह से क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन। अब बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ चार्ज। दो तरह के होते हैं, प्लस क्यू या फिर प्लस क्यू। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर एक होता है माइनस क्यू और दूसरा क्या हो सकता है? माइनस क्यू। दो तरह के चार्ज होते हैं। प्लस, मेरी बात सुनो, मेरे कहने का मतलब क्या है, चार्ज तो दो प्रकार के ही होंगे, एक होगा प्लस, एक होगा माइनस। लेकिन प्लस वाले को लिखने का तरीका क्या है? आप ऐसे लिख दो प्लस क्यू, या फिर कैपिटल में लिख दो। वैसे माइनस वाले को ऐसे लिख दो, स्मॉल क्यू में या फिर कैपिटल क्यू में। तो दो टाइप के चार्ज होंगे। पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव को ऐसे लिख सकते हो प्लस क्यू या फिर प्लस क्यू। नेगेटिव को माइनस क्यू या फिर माइनस क्यू। क्या बात समझ में आ गई? तो फटाफट 2 मिनट के लिए मन में सोच लो क्या है, फिर आगे बढ़ते। अरे कंफ्यूजन तो नहीं है? टाइप्स ऑफ चार्ज में दो तरह का ही होता है, एक प्लस और एक। तो प्लस को आप प्लस क्यू से भी लिख सकते हैं और कैपिटल क्यू से भी। मतलब प्लस को ही दो बार लिख सकते हैं हम। जैसे मैंने कहा भाई एक पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई बंदा बोलेगा प्लस क्यू, कोई बोलेगा यार मैं कैपिटल क्यू लिखूंगा प्लस क्यू। तो पॉजिटिव को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लस स्मॉल क्यू में, प्लस कैपिटल क्यू में। वैसे नेगेटिव को स्मॉल में भी और कैपिटल में। तो हमारे कितने तरह के चार्ज होते हैं? सिर्फ दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक। तो प्लस और माइनस, प्लस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं और माइनस को भी स्मॉल में भी और कैपिटल क्यू में भी। फिर हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, ये समझ लो अच्छे से। चलिए, अगला टॉपिक है हमारे पास प्यारे बच्चों, मेथड ऑफ चार्जिंग। कि भैया किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं। भाई हमें पता लग गया दो तरह के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस। और चार्जेस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन या तो रिपल्शन। लेकिन मुद्दा ये है साहब, क्या मुद्दा? कि भैया चार्ज करते कैसे? जैसे मेरी बॉडी है भाई, इसको मैं कैसे चार्ज करूंगा? तो चार्ज करने के अलग अलग तरीके हैं। तो पहला तरीका होता है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है कि भैया जैसे ये मेरा हाथ है और ये पेन है,
तो इन दोनों को आपस में फ्रिक्शन दूंगा। क्या दिया मैंने? फ्रिक्शन। तो होगा क्या? होगा ये कि मान लो पेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर चला गया, पेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो हम कहेंगे भैया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। पता है सबको? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो हम बोलेंगे ये बॉडी क्या हो गया? नेगेटिव। अब इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला था, पेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन, तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, तो इसके अंदर नेगेटिव कम पड़ गया। क्या कम पड़ गया? और नेगेटिव जिसके अंदर कम पड़ जाएगा उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? यानी कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बाय अ बॉडी, बाय वन बॉडी टू अनदर, बाय वन बॉडी टू अनदर, बॉडी टू अनदर। अब काम की बात क्या है यहां पर कि भैया दो बॉडी को आपस में अब घिस रहे थे, दो चीज को आपस में घिस रहे थे। अब दो चीज को आपस में घिस रहे हैं, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया है तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव। क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव बन जाएगा। और इसके अंदर से चला गया, इसके अंदर से नेगेटिव पार्टिकल निकल के चला गया, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव। तो जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो पॉजिटिव बन जाता है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्या बन जाता है? चलो एक एग्जांपल, मैंने क्या किया, मैंने मान लो इस हाथ को और इस मार्कर को आपस में, इस कपड़े को और मार्कर को घिसा। मैं कहता हूं भैया इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गया कपड़े के अंदर, मेरे शर्ट में इलेक्ट्रॉन गया, तो शर्ट का चार्ज क्या होगा? शर्ट का चार्ज क्या होगा? और इसका चार्ज क्या होगा? क्योंकि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या बन जाएगा? और जिसके अंदर से जाएगा वो पॉजिटिव। तो दो तरह की बॉडी। तो हम बोल रहे भाई मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या सबको पता है इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल होता है? सबको पता ना ये बात? चलो बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं भाई, पहला मेथड है फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन में हमारे सिलेबस में ये है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कॉन्टैक्टिंग वन बॉडी टू अनदर। जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से हम टच करेंगे, दोबारा बोल रहा हूं, जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी को टच करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंडक्शन। क्या बोलते हैं? जैसे कि मान लो ये कोई बॉडी है जिसपे चार्ज है Q1, पॉजिटिव चार्ज है Q1, कोई दूसरा बॉडी उस पे चार्ज कितना है? Q2। तो जब हम इन दोनों को कांटेक्ट करेंगे, व्हेन कॉन्टैक्टिंग ईच अदर देन चार्ज ऑन बोथ विल बी, चार्ज ऑन बोथ पता है कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। मेरे कहने का मतलब क्या मैं समझा रहा हूं, देखो भैया अगर इन दोनों को हम कांटेक्ट में ला देंगे, मान लो हमने टच करवा दी, टच क्या करवा दिया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, और इसके ऊपर भी पता कितना चार्ज हो जाएगा? Q1 प्लस Q2/2। और ये दोनों बॉडी कैसे है? आइडेंटिकल, एक जैसे बॉडी है। तो कंडक्शन में क्या होता है, जब दो चार्ज बॉडी को, क्या बोला मैंने? दो बॉडी को, कोई भी दो बॉडी, मान लो Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, दोनों को हमने टच करवा दिया, तो अब फाइनल चार्ज क्या होगा? इसके ऊपर हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, इसके ऊपर भी Q1 प्लस Q2/2। मैं एग्जांपल से करवाता हूं। मैंने कहा यार मेरे पास ना एक स्फीयर है जिसका रेडियस है R, और इस पे चार्ज है 10 का, कितना चार्ज है? और कोई दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है R, पर इस पर चार्ज 0 है, इस पे चार्ज है ही नहीं। तो भैया ये चार्ज है और ये क्या है? अनचार्ज, पर हम चाहते हैं चार्ज हो जाए, तो हम इस वाले का इससे करवा देंगे संबंध। क्या करवा देंगे? संबंध करवाने के बाद भैया इसके ऊपर जो चार्ज आएगा पता कितना हो जाएगा? 10, इस पे कितना है? 0, 10 प्लस 0/2, और इसके ऊपर भी कितना हो जाएगा बताओ? 10 प्लस 0/2। मतलब इसका चार्ज है Q1 ये, और ये कितना है? Q2। तो Q1 है 10, Q2 कितना है? 0। तो जब इनको कांटेक्ट करवाओगे आप तो इसके ऊपर चार्ज फाइनल पता कितना आएगा? Q1 प्लस Q2/2। इसके ऊपर भी कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2/2। तो दो आइडेंटिकल बॉडी को टच करने पर उनके ऊपर जो चार्ज आता है वो होता है Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। क्या बात समझ में आ गई? आगो ना आगो? आगो। तो भैया मेथड ऑफ चार्जिंग, दो बॉडी को हम चार्ज करना चाहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो ये छोटी मोटी बातें थी, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। चलो आगे बढ़ते, लोगों ने नोट कर लिया होगा। सुनिए, तो अगला जो मेथड है हमारे पास, देखो मेथड ऑफ चार्जिंग में थर्ड मेथड होता है इंडक्शन। अब देखिए इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन में आप टच नहीं करवाते। क्या बोला मैंने? इंडक्शन में टच नहीं करवाते। इंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें टच नहीं करवाते। इसके अंदर हम अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं विदाउट टच।
विदाउट टच भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। नहीं समझे मेरी बात को? विदाउट टच कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, देखो समझा रहा हूं मैं। देखो कि भैया आप ना एक बॉडी ले लो, ये बॉडी न्यूट्रल है। क्या अभी न्यूट्रल का मतलब पता क्या होता है? जितने प्लस उतने ही माइनस। मैंने कहा भैया इसके अंदर 2 प्लस है 2 माइनस है, ये बॉडी न्यूट्रल है। तो प्लस माइनस आपस में क्या हो गए? कैंसल। और इसके ऊपर अभी चार्ज 0 है। चार्ज क्या है? क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल होकर चार्ज क्या हो जाएगा? तो ये एक न्यूट्रल बॉडी है आपके पास, न्यूट्रल। लेकिन आपको ना ये न्यूट्रल बॉडी नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि ये ना चार्ज हो जाए। क्या हो जाए? आप चाहते हो इसको मैं चार्ज कर दूं। तब आप इंडक्शन का इस्तेमाल करोगे, टच भी नहीं करोगे, विदाउट टच, बस अर्थिंग का इस्तेमाल करोगे। पता कैसे? आपने बड़ी चालाकी से इसके बगल में, क्या बोला मैंने? इसके बगल में कोई बंदा ले आओ। जैसे मान लो मैं नेगेटिव बंदा ले आया। अब इसके बगल में मैं एक नेगेटिव बंदा ले आया। अब ये नेगेटिव वाला बंदा खेल जाएगा। क्या कर जाएगा? खेल। कैसे खेल जाएगा? तुम्हें पता है नेगेटिव का काम क्या होता है? नेगेटिव का काम होता है पॉजिटिव को, क्या काम होता है? पॉजिटिव को खींचना। तो ये नेगेटिव वाला बंदा बोलेगा पॉजिटिव को इधर। जैसे तुमने मूवी देखी एनिमल, जिसका फर्स्ट जैसी मूवी स्टार्ट होता है तो बूढ़ा क्या बोलता है? नहीं देखा क्या? अरे नहीं देखा तुम लोगों ने? अरे बूढ़ा होता है ना उसमें एक, पता है, तो बूढ़ा बोलता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर सेम, ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव को बोलेगा। हाँ, तो ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव को इधर लेके आएगा, तो पॉजिटिव को इधर लेके आ जाएगा। ये बंदा जो नेगेटिव है पॉजिटिव को इधर लेके आ जाएगा। और अगर ये खुद ही नेगेटिव है तो नेगेटिव को धक्का मार के साइड कर देगा साइड। अब हम क्या करेंगे? अब हम ना, ये इतना स्टेप हो गया हमारा, हम एक नेगेटिव को इसको पास लेके आएंगे। चुप हो जाओ। जब एक नेगेटिव को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव को एक तरफ कर देगा, नेगेटिव को एक तरफ कर देगा। अब देखो इससे पता क्या होगा? इसी को हम इंडक्शन कहते हैं। आपने छुआ भी नहीं और इसका आधा बॉडी क्या हो गया? पॉजिटिव, और आधा बॉडी क्या हो गया? इसी को इंडक्शन कहते हैं। अब अगली बार आप क्या करोगे भैया? अगली बार आप अगले स्टेप में क्या करोगे? ये जो आपका बॉडी है ये नेगेटिव है यहाँ पे, और ये क्या है? 2 पॉजिटिव साइड में 2 नेगेटिव साइड में। यहां से कर दोगे अर्थिंग। क्या आप लोगों ने बचपन में सुना है अर्थिंग करने से क्या होता है? अर्थिंग करने से क्या होता है? हम ऐसा मानते हैं भाई, जब हम अर्थ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी धरती में घुस जाता है। धरती में हम चार्ज कर देते धरती। देखो, तो जब आप अर्थिंग करोगे ना, इसको बोलते हैं हम अर्थिंग। अर्थिंग के लिए ऐसे सिंबल होता है अर्थिंग। जब आप अर्थिंग करते हैं ना तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो अंदर चला गया। इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? अंदर। तो ये जो बॉडी बचेगा, क्या बोला मैंने? ये जो बॉडी बचेगा कैसा बचेगा? पॉजिटिव बचेगा। क्या बचेगा? समझ ना आया? अरे आया कि नहीं आया? तो ये बॉडी क्या बन गया? पॉजिटिवली। तो देखो, पहले एक बॉडी न्यूट्रल था, आपने एक नेगेटिव एक चार्ज बॉडी को पास लेके आए, उसका नाम दिया आपने इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ। अब फिर आपने अर्थिंग कर दी, नेगेटिव वाले को धरती में गाड़ दिया, तो बच क्या गया? मेरी बात समझे? यही होता है बेटा जीवन में। सही बता रहा हूं मैं। देखो, एक आदमी एक औरत से बहुत प्यार करता है, लड़का लड़की बोलते हैं, लेकिन कोई दूसरा बंदा आएगा, एक को पकड़ लेगा और इसकी जिंदगी खराब हो गई, धरती में चला गया वो। सेम। समझ पा रहे हो स्टोरी? नहीं आ रही समझ में? लड़के नहीं हो आप? समझ गए कुंदन? ठीक है, मजाक कर रहा था। तो हमने कितने मेथड समझे? कितने मेथड समझे? 3 मेथड समझे। किसके? चार्जिंग के। तो फटाफट इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को तकलीफ है, दर्द है, जिनको नहीं पता, सुन लो कि चार्ज जो है, चार्ज उसकी ऐसा यूनिट कूलम होती है। क्या होती है? सी, कूलम। तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। जैसे मैंने बोला चार्ज इज इक्वल टू प्लस का 10 कूलम, ऐसे। और जिनको नहीं पता, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, बता दूं। प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है, जिनको नहीं पता बता दूं, जिनको दर्द होता है बात बात पे। और जिनको ये नहीं पता कि प्लस प्लस में रिपल्शन होता है, माइनस माइनस में रिपल्शन होता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, माइनस प्लस में। तो जब भी ऐसा दिखाई दे, सेम सेम रिपल्शन, अलग अलग अट्रैक्शन। समझ में आ रही बात? छोटी मोटी बात है, यही है सबसे बेसिक लॉ। यही आपका सबसे बेसिक लॉ है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉ। जिनको नहीं पता बता दूं हल्का सा,
फंडामेंटल लॉ कहता है कि प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, माइनस माइनस में रिपल्शन होगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस में अट्रैक्शन होगा। अब हम काम की बात करते हैं। हमने चार्ज पढ़ लिया, चार्ज का वो पढ़ लिया भैया कि चार्ज कैसे करते हैं किसी बॉडी को। अब अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, बेसिक प्रॉपर्टी की बात चले बेटा, तो देखिए पहला सिंपल है एडिटिव इन नेचर। भाई ये किसको नहीं आता होगा कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा भाई 2 + 2 कितना होता है, तो जो चार्ज होता है भैया, चार्ज होता है स्केलर। स्केलर मतलब जिसको आप सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हो। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर बनता है, इसको सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। मतलब सर चार्ज की प्रॉपर्टी क्या, एडिटिव इन नेचर। मतलब सर चार्ज कैन बी एडेड लाइक स्केलर। जैसे मैंने कहा नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, 2 कूलम, 5 कूलम, 8 कूलम, 3 कूलम। जैसे हमने कहा भैया एक सिस्टम है, उस सिस्टम में 2 कूलम है, 5 कूलम है, 8 कूलम है, 3 कूलम है। नेट चार्ज बताओ, नेट मतलब टोटल बताओ। तो आप क्या बोलोगे, 2 + 5 + 8 + 3 कितना हो गया, 18। मैं तुमसे एक क्वेश्चन दूंगा, तुमसे होगा नहीं। कुंदन भाई गीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मतलब गीला इन द सेंस कुंदन ना पसीने में है ना, -2 कूलम। बता भाई कुंदन क्या होगा आंसर, नेट चार्ज कितना होगा कुंदन, 3 क्यों होगा, क्योंकि प्लस का 2 माइनस का 2 0 होगा, क्या होगा, और बचा क्या 3। तो नेट चार्ज को सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी एडिटिव इन नेचर। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, मैं कहता हूं कंजर्वेशन ऑफ लायन, शेर, लायन होता है लायन, कंजर्वेशन ऑफ लायन। लायन मतलब हमें शेर की संख्या अगर 10 है तो 10 ही रखनी है। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है, कंजर्व करना। हम कहते हैं भाई पानी को कंजर्व करो। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि भैया चार्ज को आप सेम ही रहेगा। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब पता क्या होता है, कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है इनिशियल इक्वल टू फाइनल। क्या मतलब होता है, कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है जितना है कम से कम उतना तो रखो भाई। अब हमारे देश में मान लो 10 शेर रह गए तो 10 रहने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ टाइगर का ये मतलब है कि 10 है तो 10 तो रहना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक सिस्टम है, और लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए दुनिया से दूर, दुनिया की नजरों से दूर। जैसे मैंने कहा एक तिजोरी है, उस तिजोरी में मैंने रख दिया भाई 2 कूलम और 4 कूलम का चार्ज, तो 100 साल बाद भी ये कितना होगा, 100 साल बाद भी देखेंगे तो कितना रहेगा बताओ। अगर अभी 6 है तो 100 साल बाद भी कितना होगा, 6 कूलम ही रहेगा। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब तिजोरी, तिजोरी मतलब दुनिया से दूर। अब ऐसा है कि मैं अगर खुला छोड़ दूं चार्ज को तो कोई भी उठा ले जाएगा, कोई भी चीज, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो खुला नहीं छोड़ना है, आइसोलेट करना है। अगर एक सिस्टम आइसोलेटेड है तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी आइसोलेट मतलब तिजोरी। समझे आइसोलेट क्या होता है, अलग कर देना। कोरोना में सबको क्या कर रहे थे हम, आइसोलेट, अलग कर रहे थे। तो अगर एक सिस्टम है जो आइसोलेट है, दुनिया की नजरों से दूर है, तो उसमें चार्ज की वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होगी, सेम की सेम रहेगी। तो चार्ज को ना पैदा कर सकते हो ना खत्म कर सकते हो। चार्ज की वैल्यू इनिशियल इक्वल टू क्या रहेगा, फाइनल। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला है अपने पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है बढ़िया बढ़िया लोगों को समझ नहीं आता, पर मैं आपको समझाता हूं। देखो मान लो मैंने कहा भैया एक बॉडी है, ये कोई बॉडी है ए और कोई बॉडी है बी, ये दो। अब मैंने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन डाला, बी के अंदर से इलेक्ट्रॉन डाला, 1 इलेक्ट्रॉन। अगली बार मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाला, अगली बार 3 डाला इलेक्ट्रॉन, अगली बार 50 इलेक्ट्रॉन डाला। बी के अंदर से इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं ए के अंदर। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं डालू 1.2 इलेक्ट्रॉन। रोहन, इज दिस संभव, इज दिस संभव? क्या तू 1.2 इलेक्ट्रॉन डाल सकता है भाई? नहीं। क्या तू 1.5 इलेक्ट्रॉन डाल सकता है? नहीं। 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकता। इलेक्ट्रॉन या तो 1 होता है, या तो 2 होता है, या तो 3 होता है, या तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉन कभी भी 2.5 2.5 नहीं होता, 1.5 नहीं होता। तो वही बोला गया है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है
अगर किसी बॉडी पे चार्ज जाएगा तो ऐसे जाएगा 1e। किसी बॉडी पर चार्ज होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या किसी बॉडी पे चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, किसी बॉडी के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। कभी किसी बॉडी के अंदर चार्ज 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। यानी सर कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं कहना ही चाहता हूं कि जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर वो होगा n इंटू में e। e का मतलब क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज हमेशा n इंटू ई होगा, और n की वैल्यू पता क्या होगी? 1 2 3 4 5। ये नहीं होगा 2.5। तो हमेशा n की वैल्यू क्या होगा? इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? तो यही है बस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीजर मल्टीप्लाई, क्या लिखा है? इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो वही लिखा हुआ है, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल, क्या लिखा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज के इलेक्ट्रॉन के, समझे? इंटीग्रल मल्टीपल कि इंटीजर मल्टीप्लाई में होगा, फ्रैक्शन होगा क्या? नहीं। तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आ गया? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है भैया किसी बॉडी के ऊपर चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू ई। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है n इंटू ई, जहां पर n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आ गो? और ई का वैल्यू पता है आपको? अच्छा, चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, तो इसका ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, कि चार्ज या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू हैव कूलम्स लॉ। देखिए भाई साहब, कूलम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला भैया देखो अगर दो चार्ज है, सुन लो, दो चार्ज है Q1 Q2 मान लो भैया, ये प्लस है माइनस है कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, दो चार्ज है और दोनों चार्ज रखे हुए वैक्यूम में। कहां रखे हो बेटा? वैक्यूम में। उनके बीच में डिस्टेंस है r। तो कूलम्स लॉ कहते हैं दो चार्ज है वैक्यूम में रखा है। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर कोई मीडियम ना हो, जहां पर पार्टिकल ना हो, जहां पर हवा हवा नहीं है। तो बोला भैया कूलम्स लॉ कहते हैं कि भैया दो चार्ज है, दोनों वैक्यूम में रखा हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो कूलम्स कहते हैं भैया देखो उनके बीच में जो फोर्स होगा ना, वो फोर्स होगा डायरेक्टली मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज, कि चार्ज का मल्टीप्लीकेशन जितना ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगा। और उन्होंने कहा इनवर्सली डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा? कम। और बिल्कुल बात सही है, चार्जेस अगर ज्यादा होंगे तो फोर्स क्या होंगे? ज्यादा, और डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा? कम। तो चार्ज के ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा होगा, पर डिस्टेंस के ज्यादा होने से फोर्स क्या होगा? कम। उन दोनों को कंबाइन किया गया। कंबाइन करने के बाद, कंबाइन जब करेंगे तो यहां पर ना ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, यहां पर आएगा कांस्टेंट। क्या आएगा? Q1 Q2 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई। तो इसी का नाम दिया गया कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ कहता है भैया कि इट इज स्टेट दैट इफ 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम विथ सेपरेशन r, देन फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। गिवन बाय के बाद ये लिख लेना कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। मेरी बात समझे नहीं समझे? अरे आगो ना आगो। फिर उसके बाद आप बोल दोगे भैया ये है, जहां पर के ना के कांस्टेंट होता है। के क्या होता है? तो देखिए अगर हम के बारे में बात करें तो अभी मैं थोड़ा सा इसको भूल जाना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको भूल जाओ फिलहाल। आप इतना देखो, कूलम्स लॉ कहता है कि भैया अगर दो चार्ज है, डिस्टेंस r है, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां फोर्स डायरेक्टली है चार्ज के, इनवर्सली है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब हम बात करते हैं के। तो यहां पर जो के है ना, इन सब बातों को भूल जाना, अभी मैं समझा दूंगा क्या मतलब है, ये सब तो ऐसे लिख दिया गया। यहाँ पर जो के है ना, के इसका मतलब होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस के का भी एक फॉर्मूला होता है। तो के का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर हम बात करते हैं छोटी सी बात कि ये, इसे भूल जाना, भी रुक जाओ, सब भूल जाना। यहां पर के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो के की जो वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 है। और के का जब हम फॉर्मूला खोलेंगे तो के को बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं।
तो इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या नाम होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बात समझ में आई? ये जो एप्सिलॉन नॉट है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी होता है, ये भी एक कांस्टेंट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। डरना नहीं है बिल्कुल भी, अभी बस इतना समझ लो, फिर आगे बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। कूलम्स लॉ क्या है? बड़ा आसान है। देखिए, तो अभी हम कूलम्स लॉ को पढ़ रहे थे, और कूलम्स लॉ से हमें क्या मिला सीखने को कि भैया एक फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पर हम K को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं खोल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पर ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। देखिए, ये जो है ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12, यानी इस कांस्टेंट का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो कांस्टेंट है K, इसी का ये फॉर्मूला है, और इस K की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, और इसको हम फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये हमारा फोर्स कांस्टेंट है, मेरी बात समझे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो ये कूलम्स लॉ है भाई हमारा, कुल मिला के। आप चाहो तो K की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, 9 × 10 की पावर 9, चाहे तो ये पुट कर दो, ये आप पर डिपेंड करता है, पर ये वाला यूज मत करना, ये ऐसे फालतू ऐसी है, बस ये टफ करने के लिए है, इसे भूल जाओ। न्यूमेरिकल फॉर्मेटिकल में यही वाला इस्तेमाल होगा, दैट इज कूलम्स लॉ। अब हम कुछ बातें करेंगे आगे। क्या बातें करेंगे? एक छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक मैं पहले आपको समझा दूं। देखिए, अभी जो आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, वो फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो फोर्स आपने पढ़ा इसको बोलते हैं वैक्यूम। ये जो फोर्स है, फोर्स इन वैक्यूम है। फोर्स इन क्या है? वैक्यूम मतलब जब कहीं पर कोई पार्टिकल नहीं है, कोई मीडियम नहीं, कोई दुनियादारी नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि किसी बंदे ने पानी डाल दिया, पानी मतलब दो चार्ज है, उनके बीच में डिस्टेंस आर है, और अभी पर प्यारे बच्चों ये वैक्यूम है। क्या ये? वैक्यूम। और किसी बंदे का यार मूड खराब हो गया, उसने पानी भर दिया इसके अंदर, पानी, तो फोर्स तो बदलेगा भाई, पानी आ गया ना, तो फोर्स में कितना बदलाव आएगा? तो फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला ध्यान रखना आप, फोर्स इन मीडियम कभी भी निकालना हो किसी मीडियम के अंदर, तो जो भी फोर्स इन वैक्यूम आएगा, जो भी फोर्स इन वैक्यूम होगा, उसको डिवाइड करना होता है एक टॉपिक से, इसको बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट होता है मीडियम का, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, आप समझ जाओगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, या फिर इसी का एक और नाम होता है, इसी का एक और नाम पता क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। देखो भैया, अगर तुम्हें मलाई खाना है तो सिंपल याद रखो कि भैया फोर्स इन मीडियम निकालना हो तो जो पहले वाला फोर्स है उसको डिवाइड किसे करना है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मैं आपको सिंबल फॉर्म में लिखाऊं तो फोर्स इन मीडियम पता होता है क्या होता है? फोर्स इन वैक्यूम बाई ER बोल देते हैं, ER रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर डाई इलेक्ट्रिक को हम ER बोल देते हैं। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई टेढ़ा के। ये K 9 × 10 की पावर 9 नहीं है, ये K अलग कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इनके सिंबल्स बता रहा हूं मैं आपको। तो फोर्स इन मीडियम क्या होता है? फोर्स इन वैक्यूम बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो ऐसे सिंबल्स होते हैं ये। अब तुम बोलोगे सर हमें आप ये बताओ, क्या बताओ कि यहाँ पर ER क्या होगा? अगर कोई तुमसे कहता है ER डिफाइन करो, तो क्या बोलोगे? फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन, ER को यहाँ ले जाओगे, ये नीचे आ जाएगा। तुमसे किसी ने बोला K को डिफाइन करो, K मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, तो फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों एक ही बात है, और दोनों के अलग अलग सिंबल, दोनों एक ही बात है, सिंबल भी दो है। एक बार है ER, एक बार क्या बोल रहे हैं हम? K। तो फोर्स इन मीडियम क्या हो गया? फोर्स इन वैक्यूम बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्स इन वैक्यूम बाई रिलेटिव परमिटिविटी। तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई ER, या फिर फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई K। डिफाइन करने को आ गया कि भैया रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करो, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करो, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करो, या रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन, आपसे दोनों में से कुछ भी पूछे उसका सेम ही आंसर होगा, फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन, क्योंकि ये दोनों का नाम अलग अलग है पर दोनों एक ही चीज है, दोनों का सिंबल अलग अलग है पर दोनों आपस में क्या है? एक ही चीज। मतलब ER की जगह पर मैं K लिख सकता हूं, देखो K की जगह पर मैं ER लिख सकता हूं, समझे? दोनों एक ही चीज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन क्या है? मैंने कह दिया भैया यहां पर पानी है, चलो पहले एयर है, वैक्यूम है, वैक्यूम में फोर्स है हमारा 10 न्यूटन, फोर्स इन वैक्यूम 10 न्यूटन है। अब यहां पानी डाल दिया हमने, पानी, और बोल दिया भैया पानी का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, K ऑफ वाटर, पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, फोर्स कितना होगा? तो आप बोलोगे भैया फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स इन वैक्यूम कितना बता सकता है कोई मुझे? 10,
और डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 80, तो 1/8 हो गया। क्या आंसर? कि अब जो मीडियम में फोर्स होगा वो 1/8 हो गया। मीडियम में फोर्स घट जाता है, तो फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो मेरे सुंदर बच्चों, नाउ हम पढ़ेंगे सीएल। सीएल मतलब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। भैया वेक्टर फॉर्म में कोई कूलम्स लॉ करा दो तो मजा ही आ जाए। तो भैया वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे? तो देखो, ये मान लो एक चार्ज पार्टिकल है Q1, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस हुआ R। तो हम जो फोर्स लिखते हैं, फोर्स वो होता है K Q1 Q2/R²। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन क्या? इस तरफ का डायरेक्शन मान लो, इस तरफ डायरेक्शन होगा हमारा आई कैप, और पीछे की तरफ क्या होगा? माइनस आई कैप। आगे को बोल रहे हैं आई कैप, डायरेक्शन है डायरेक्शन। भैया इस तरफ है आई और पीछे क्या है? माइनस आई। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, देखो मुझे निकालना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यहां पर ऑन 2 निकाल रहे हैं हम, ऑन 2, दूसरे पे फोर्स निकाल रहे हैं हम। इस सिंबल का मतलब है, इस सिंबल का मतलब होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देखो पीछे लगाने वाला बंदा फोर्स लगाएगा, जो बंदा पीछे होता है क्या लगाता है? फोर्स। तो यहाँ पर पीछे कौन है? 1 है कि 2 है? 1। तो 1 फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर? मैंने बोला बाई चांस ये दोनों पॉजिटिव है, तो 1 वाला बंदा 2 पर किधर फोर्स लगाएगा बताओ? 1 वाला बंदा 2 पे इधर फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा? तो हम बोलेंगे भैया देखो, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे फोर्स ऑन 2, 2 पर फोर्स इस तरफ लगाए, यहां लगा देंगे आई कैप। क्या लगा देंगे? कई लोग आई कैप लगाते हैं, कई लोग यहाँ पर आर कैप लगाते हैं। आर कैप मतलब वो बताते हैं कि भैया इस तरफ है ना, इस तरफ हमारा आर कैप है, आप आर कैप दिखा दो। इस तरफ क्या दिखा दो? आर कैप। मैंने आई कैप दिखाया है, तो आर कैप भी लिख सकते हो, आई कैप भी लिख सकते हो। ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे मैं आपसे बोलूं F12, इसका क्या मतलब होगा? इस बार किस पे फोर्स लग रहा है? 1 पे लगा रहा है। लगा कौन रहा है? 2। पीछे 2 है, 2 लगाएगा। तो 2 ने किधर लगाया होगा बताओ? 2 ने इस तरफ। तो हम बोलेंगे भैया K Q1 Q2 R² माइनस आर कैप। समझ में ना आया? माइनस आर कैप मतलब पीछे की तरफ। आगे आर कैप माना आपने, पीछे क्या मानोगे? माइनस आर या फिर माइनस आई। अब यहां से क्या पता लगता है? यहां से कुछ बातें पता लगती है। फर्स्ट बात क्या पता लगती है? कि दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है। तो जो कूलम्स का फोर्स है, जो कूलम्स फोर्स है, थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि फोर्स क्या है? इक्वल है। दूसरा क्या? ये जो फोर्स है ये इस लाइन के अलॉन्ग लगता है। 1 ने 2 पे इधर लगाया, 2 ने 1 पे इधर लगाया, तो ये जो फोर्स है एकदम लाइन के अलॉन्ग है। लाइन या बोल सकते हो इस चार्ज के सेंटर की तरफ है, इस तरफ, और इस चार्ज के सेंटर की तरफ इस तरफ। तो इसको हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। क्यों? एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ 2 चार्ज। दोनों चार्ज के सेंटर में फोर्स लगता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। इक्वल एंड अपोजिट थर्ड लॉ फॉलो करता है, और फोर्सेस क्या होते हैं? सेंट्रल। ये 2 पॉइंट्स हमें पता लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से। अब हम बात करते हैं भैया कूलम्स लॉ की ना कुछ लिमिटेशन है। भैया टॉपिक का नाम है लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की लिमिटेशन आ गई, मतलब कूलम्स लॉ कहां कहां पे फेल हो रहा है वो समझते हैं। फेलियर, लिमिट लग गई कूलम। चलो दोस्तों, ये सब बातें हमने पढ़ ली। अब अगला टॉपिक है हमारे पास। अच्छा एक छोटी सी बात बता रहा हूं, सुनो। एक टॉपिक है जो मेरे मन में है, मैं लिख देता हूं फिर मैं बताऊंगा। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स क्या कहता है? कि मान लो कहीं पर एक चार्ज है और इस बंदे ने इस पे चार्ज फोर्स लगाया। मान लो फोर्स है 10 न्यूटन का। फिर कहीं यहां पर एक बंदा है, इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है 15 न्यूटन का। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे से आजाद है। कहने का मतलब क्या है? फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज डज नॉट अफेक्टेड बाई प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। समझ में आया? समझा रहा हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये बात याद रखना, यहां पर एक चार्ज है और यहां पर एक चार्ज है। तो भैया इनके बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लो कोई तीसरा बंदा आ गया यहाँ पे, तो इनके बीच में भी फोर्स हो सकता है। इनका फोर्स कितना होगा? K Q2 Q3 बाई जो भी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। मुझे बताओ, ये दोनों आपस में फोर्स लगा रहे थे इतना, अभी तीसरा बंदा आ गया तो ये लगाना छोड़ देगा क्या? मैं कह रहा हूं 1 2 पर फोर्स लगा रहा है। अब कोई तीसरा बंदा ले आएंगे,
तो क्या 1 जो है 2 पर फोर्स लगाना छोड़ देगा? आप लॉजिकल बात करो, ये वाला बंदा इस पर फोर्स लगा रहा था और कोई तीसरा आ गया, तो क्या अब ये वाला बंदा इस पर फोर्स लगाना छोड़ देगा? नहीं। यानी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अब ये वाला बंदा अपना फोर्स लगा ले, मेरी बात समझे? वही वाली बात है, जैसे समझे मेरी बात को? इसकी वजह से अगर ये दोनों में फोर्स है तो तीसरे के आने की वजह से यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क। लेकिन एक चीज है जो माननी पड़ेगी, क्या माननी पड़ेगी? कि अगर इस वाले बंदे पे कोई 10 का फोर्स लग रहा है तो इस पर लग रहा होगा 15 लग रहा होगा, हमें क्या मतलब है इससे? लेकिन आप इन दोनों को सिंपल ऐड नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि 15 और 10 कितने हो गए 25, कि इस पॉइंट पर 25 लग रहा है, तो गलत आंसर है, क्योंकि ये वेक्टर्स है। वेक्टर में सिंपल एडिशन नहीं करते, हमें इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? रिजल्टेंट। ऐसे 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 2 10 15। पता है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए बेटा, रिजल्टेंट जब भी दो फोर्सेस हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, आपने चैप्टर 4 उसमें पढ़ा था मोशन प्लेन में, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जब भी एक पॉइंट पे, क्या बोल रहा हूं मैं, एक पॉइंट पे मोर देन 1 फोर्सेस लग रहा हो, लग सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लग सकता है। तो जब भी एक पॉइंट पे मोर देन 1 फोर्स लग रहा हो, तो जब आप नेट फोर्स निकालोगे, रिजल्टेंट निकालोगे, क्या निकालोगे? तो वेक्टर तरीके से निकालना। कैसे निकालना? वेक्टर तरीके से। वेक्टर तरीका क्या होता है, जो आपने भाई आपको वेक्टर सीखना पड़ेगा क्लास 11 का, कि कैसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं। F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। तो वही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज, मान लो ये कोई चार्ज है तो इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ अनदर चार्जेस। जैसे इस पॉइंट पर एक बार इस वाले बंदे ने फोर्स लगाया, एक बार इस वाले बंदे ने फोर्स लगाया, तो एक पॉइंट पे जब नंबर ऑफ चार्ज हो, नंबर मतलब ज्यादा, अनदर चार्जेस हो, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज, एक चार्ज पे रिजल्ट निकालना है ड्यू टू नंबर ऑफ अनदर चार्जेस। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अनदर चार्जेस गिवन बाय वेक्टर सम, वेक्टर सम होगा ये SUM, गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ ईच फोर्स। सॉरी, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि भैया अगर किसी पॉइंट पे मोर देन 1 फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज, अगर किसी चार्ज पे रिजल्ट निकालना है ड्यू टू अनदर चार्जेस, अनदर चार्जेस की वजह से, तो किससे निकलेगा? गिवन मिलेगा हमें, किससे? वेक्टर सम ऑफ ईच। दोनों का वेक्टर सम लगाओ, वेक्टर सम कहते हैं रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ। चलिए, ये हमने पढ़ लिया वेक्टर सम और रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। अब अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो मान लो मैंने कहा भैया एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को छू भी नहीं रहे, और बिना छुए क्या लगा रहे? रिपल्शन। बिना छुए क्या लगा रहे? रिपल्शन। तो भैया बिना छुए रिपल्शन कैसे हो सकता है? तो लोगों ने सोचा कि जैसे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो बिना छुए क्या होगा इनके अंदर? रिपल्शन। तो हम मानते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही एक चार्ज के आसपास बिना छुए रिपल्शन के लिए इसके अंदर से क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकलता है? तो चार्ज के आसपास की जगह को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जैसे मैग्नेट के आसपास की जगह को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल, अराउंड द चार्ज पार्टिकल के आसपास का स्पेस। तो अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो देखो पढ़ो क्या लिखा है, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस, कैन बी एक्सपीरियंस। तो चार्ज के आसपास की वो जगह, किसी चार्ज, मान लो ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के आसपास की वो जगह जहां पर मुझे अट्रैक्शन और रिपल्शन मिले, क्या मिले? अट्रैक्शन और रिपल्शन मिले, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोबारा, जैसे एक मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है अट्रैक्शन रिपल्शन के लिए, वैसे एक चार्ज के आसपास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि हमें छूना भी ना पड़े और क्या हो जाए? रिपल्शन। तो आप ऐसा मान लीजिए कि मैं एक चार्ज हूं, तो मेरे अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है रिपल्शन अट्रैक्शन करने के लिए, तो मेरे आसपास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे आसपास की जगह क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के आसपास की जगह क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया गया है, देखिए ऐसा बताया गया है, समझा रहा हूं मैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का समझाने का तरीका देखो, कि मान लो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लो किसी चार्ज पार्टिकल को आपने रख दिया, मान लो चार्ज पार्टिकल है Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को हम रख रहे हैं, क्या चार्ज पार्टिकल का नाम क्या है? Q0।
तो क्यू नॉट के ऊपर कितना फोर्स लगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है, फोर्स। तो हमने मान लिया यहां पर फोर्स लगा है, फोर्स क्या लगा, तो कितना फोर्स लगा उस चार्ज के ऊपर, उन दोनों का रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मेरी बातें समझ पा रहे, बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो ऐसे समझो कि भैया देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाना है, तो हमने कहा भैया तो इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो कितना फोर्स कितने चार्ज पे लग रहा है उसके रेशियो को ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया फॉर्मूला बनाने के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या भाई, फोर्स लगाता है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं मैथमेटिक्स में। किसमें बोलते हैं, मैथमेटिक्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, कितना फोर्स लगा कितने चार्ज पे। ये चार्ज है जिस पर फोर्स लगा, जिस पर फोर्स लगा, फोर्स लगा। मेरी बात समझ में आ गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। दूसरा क्या, एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, तो इसके अंदर से क्या निकलेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। हम चाहते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना, तो ये वाली डिस्टेंस नाप लो, डिस्टेंस मान लो r, तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता क्या होता है, के होता है कांस्टेंट, 9 × 10⁻9, चार्ज की वैल्यू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है तो फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो, चार्ज कौन सा होगा, जिस पर फोर्स लगा। या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी चार्ज की वजह से, तो फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, फोर्स अपॉन चार्ज या फिर K × चार्ज/R²। इसे समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं समझाऊं तो हमने ये सीखा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो, समझे। या तो अगर कोई चार्ज दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, KQ/। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब आगे देखो, आगे आगे अब अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है समझना पड़ेगा। तो देखिए अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर से निकलने वाली जो धाराएं हैं उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि भैया एक चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और वही इलेक्ट्रिक फील्ड जाके अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में तो हम समझ गए, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखो पहला हम अलग अलग बना रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक प्लस है तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, निकलता हुआ एरो दिखाई देगा, और माइनस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाके घुस जाता है, तो माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड घुसता है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, माइनस में घुसता है। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो क्या होगा, इन प्लस से निकलेगा, इस प्लस से निकलेगा प्यारे बच्चों, और माइनस में जाके घुस जाएगा। क्या बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलता है और माइनस में जाके घुस जाता है, तो माइनस में जाके घुस जाएगा। तो ये बड़ी सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है। अब यहां पर देखो अगर एक प्लस है, क्या बोला मैंने, एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, तो प्लस से निकलेगा सही पर प्लस में घुसता नहीं है, तो ये निकलते हुए दिखाई देंगे, ये निकलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि प्लस से निकलेगा तो प्लस में नहीं घुसता, प्लस से निकल के माइनस में घुसता है। तो अगर दोनों ही प्लस होगा तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये टकराएगा इससे, टकराएगा मतलब उसके पास जाकर रिपेल कर देगा। तो ध्यान रखना, एक प्लस माइनस में घुसता है तो यहाँ पर होता है अट्रैक्शन, क्या होता है, लेकिन एक प्लस प्लस में नहीं घुसता तो रिपल्शन होता है। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे, ठीक है। तो प्लस से निकलता है माइनस में जाता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट हुआ और प्लस में ही घुस गया तो ये गलत बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट होके माइनस में घुसता है, प्लस से स्टार्ट होके प्लस में घुसता नहीं है, तो क्लोज नहीं बनता। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। क्या बोला मैंने, तो ये एक बार आप देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला अपने पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो आपको तो मैंने बता दिया, बहुत सारे बता दिए। पहला क्या बताया मैंने, प्लस से निकलता है माइनस में जाता है। दूसरा क्या है, देखो इट इज कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। मान लो कोई प्लस से निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकला, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई पहले प्लस से निकला फिर गायब हो गया फिर स्टार्ट हो गया, ऐसा होगा क्या, नहीं। प्लस से निकला तो माइनस तक जाएगा, अगर माइनस नहीं है तो चलता रहेगा जब तक इन्फिनाइट ना आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से निकलता है और माइनस की तलाश करता है। अगर माइनस नहीं मिलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चलते चलते अपना दम तोड़ता है, कहां पर, इन्फिनाइट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे होते हैं बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज कंटिन्यूअस, लगातार, स्मूथ, विदाउट एनी ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं होता। अगला क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स टुवर्ड्स, इट नेवर मेक क्लोज लूप। कभी क्लोज नहीं बन सकता। क्लोज क्यों नहीं बन सकता बताओ, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव से जा रहा है इन्फिनाइट पे या फिर नेगेटिव पे, तो क्लोज कैसे बने। क्लोज का मतलब है कि यहां से स्टार्ट हुआ यहीं घुस गए, होता है कभी,
नहीं होता। अगला है टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन। मतलब क्या है भाई, सुनो, जैसे मैंने कहा भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, ऊपर, टेंजेंट से पता लगता है। यहां कहां जा रहा है, नीचे, तो टेंजेंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंट, जो मैं लिखवा देता हूं, या मेंशन ही पहले मैं लिखता हूं फिर हम बात करेंगे, ठीक है। ये लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी तो हजारों है पर ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर दो फील्ड लाइन से, सुनो, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन सा किसका वाला है, बताओ, भूल गए। अब ये वाला ऐसा हो सकता है ना कि ये वाला इस तरफ चला गया या ये वाला आगे गया है, नहीं समझे। जैसे मैं तुमसे बोलूं, देखो चलो मैं चुपके से बनाता हूं, बताओ भाई कौन सा वाला कौन सा है, ए और बी। बताओ भाई बी कहां जा रहा है, तो लोग कहेंगे भाई बी ये वाला है, बहुत सारे, तो कोई कहेगा बी ये वाला है, तो भाई कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करेगी तो एक ही पॉइंट पे क्या होगा, दो डायरेक्शन, इधर भी है और इधर भी है, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा वाला है। तो लेकिन एक वेक्टर के डायरेक्शन नहीं होते, तो वही लिखा हुआ है, देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट। एक ही पॉइंट पे डायरेक्शन होंगे, विच इज नॉट, एक ही पॉइंट पे डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होते। तो ये अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट, तभी मैंने इसको स्पेशल लिखवाया है। चलो मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, बेटा मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक का होता है, ये का होता है डाइपोल, तो जिसके दो पोल हो, जिसके दो पोल हो, दो पोल उसका मतलब जैसे एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है, वैसे एक होगा प्लस पोल, एक होगा माइनस पोल। तो भैया जब भी एक माइनस चार्ज और जब भी एक प्लस चार्ज, दोनों दोनों में कोई डिस्टेंस हो, मान लो ये इनका सेंटर है, सेंटर, तो हम कहते हैं भैया सेंटर से मान लो ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस है ए, तो जब भी दो चार्ज हो, माइनस और प्लस, इक्वल एंड अपोजिट, और इनके बीच में कुछ छोटा मोटा डिस्टेंस हो, बहुत छोटा डिस्टेंस हो, तो इसको बोलते हैं हम डाइपोल। तो व्हेन पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ईडी बनाता है, ईडी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कब बनता है, जब एक माइनस और एक प्लस हो और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो। सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है, ए, सेंटर से ए, बस समझ में आ गया। अब देखिए जब हम चार्ज, क्या बोला मैं, दोनों चार्ज इक्वल है, तो किसी भी एक की वैल्यू लो, चार्ज को इनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस मतलब ए से ए, तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2a। जब 2a से मल्टीप्लाई करोगे, जब चार्ज को 2a से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका नाम दिया गया है डाइपोल मूवमेंट। क्या बोला गया, डाइपोल मूवमेंट, इसको बोला गया पी, पी वेक्टर बोला गया है। पी वेक्टर क्यों बोला गया, क्योंकि हमने ऐसा माना है कि जो डाइपोल मोमेंट है इस तरफ है, माइनस से प्लस की तरफ, तो हमारा जो पी का वेक्टर है इस तरफ है, माइनस से प्लस की तरफ। तो जब चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो नाम आता है डाइपोल मूवमेंट। क्या नाम आता है, डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट को प्यारे बच्चों माइनस से प्लस की तरफ दिखाया गया है। तो आगे ही हमने इसको लिखा होगा डाइपोल मूवमेंट को, ये रहा कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आइदर मतलब कोई भी, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और नाम रखा गया पी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला था चार्ज इनटू डिस्टेंस 2a। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर खास बात क्या है कि डायरेक्शन कहां से कहां है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, इसको रीड कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, सो वी आर डन विथ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल। अब अगला है मैं से अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ, मेरा शाहरुख खान जैसा मैं बोल भी सकता हूँ और ऐसे टेढ़ा भी हो सकता हूँ, बहुत ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड भिखारी लग रहा हूँ, नहीं आता।
चलो 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 सुनो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लस से निकलता है माइनस में जाता है। अब डाइपोल में तो प्लस माइनस दोनों होता है। देखिए एक डाइपोल जो होता है उसमें प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है। तो हमें इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ निकालना है? इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट का नाम हम रख रहे हैं एक्सियल। मान लो कोई पॉइंट है एम, तो एक्सियल, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। तो सेंटर से हम मान रहे हैं डिस्टेंस है आर, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस होता है ए, और ये डिस्टेंस कितना होता है? ए। अब हमें इस डाइपोल की वजह से इस एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि डाइपोल में प्लस भी और माइनस भी है। तो होगा क्या, सुनो, जो हमारा प्लस वाला चार्ज है, प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरफ भेजेगा। प्लस से निकलता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा। तो हम कहेंगे भैया प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के यहां आया, तो हमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है प्लस की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू पता क्या होगा? के क्यू। चार्ज का फॉर्मूला याद है तुम्हें? मैंने सिखाया था। अगर कोई चार्ज है, मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है और डिस्टेंस आर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई के क्यू बाई, क्या बात है। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन आर कौन सा होता है पता आपको? चार्ज से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर आपको निकालना है। तो ये डिस्टेंस पता है कितना होगा? देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आर, और ये डिस्टेंस कितना है? ए। तो ये बचेगा आर माइनस ए। क्या बचेगा? तो यहां लिख देंगे हम आर माइनस ए का होल स्क्वायर। साथ ही साथ इस पॉइंट पे एक माइनस चार्ज भी होगा, और माइनस चार्ज क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बुलाएगा। बुलाएगा नहीं बुलाएगा? प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, माइनस बुलाता है। तो हम बोलेंगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर माइनस वाला बंदा भी लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस। तो फॉर्मूला होगा के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस हमें लेना है माइनस से लेके इस पॉइंट तक का, तो जो हो जाएगा आर, और ये वाला डिस्टेंस है ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना है टोटल। कैसे निकालना है टोटल? तो आप देखो दोनों में क्या फर्क है। ये आगे की तरफ है, प्लस की तरफ आगे है, माइनस वाला पीछे है, तो यहां एक माइनस साइन लगा दो। प्लस वाला आगे, माइनस वाला पीछे। अब निकालो नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। हम निकालेंगे ई नेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा भैया? इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे, आगे वाले में से पीछे को माइनस, तो हो जाएगा के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आ गया समझ में? अरे नहीं आया क्या? अब देखो यहां से हम के क्यू कॉमन ले लेते हैं। के क्यू कॉमन लेने के बाद आर प्लस ए, देखो के क्यू कॉमन लूंगा तो यहाँ पता क्या बचेगा? 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ खड़े होके इतनी देर से पढ़ा सकता हूँ तो आप पढ़ भी सकते हो। के क्यू बाहर आ गया, इस वाले बंदे को यहाँ भेज दूं तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई। याद कर लो, जिसको मैथ्स नहीं आती, जो मैथ्स में बहुत कमजोर है, याद कर लो, ये यहाँ और ये आपस में ये बन जाएंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा अगली बार क्या करना पड़ेगा इसके अंदर डेरिवेशन करने के लिए? अगली बार मेरे प्यारे बच्चे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का लगाओ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ar एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, फिर ये माइनस का साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ar हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या चल रहा है रे? क्या चल रहा है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो ये जो माइनस है यहाँ चढ़ जाएगा, ये माइनस यहाँ चढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस। नहीं समझे? जब बाहर का माइनस चढ़ेगा इनके ऊपर तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, 2ar तो हो जाएगा 2 इंटू 2ar। नीचे नहीं समझ में आया? अरे 2ar 2 बार है ना, तो 4ar हो गया ना, 4ar, तो 2 इंटू 2ar। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा प्यारे बच्चों डेरिवेशन देखो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो, यहां पर के हो गया, यहां पर क्यू है, यहां पे 2a है, तो चार्ज इंटू 2a पता है कितना होता है? P। आपको सिखाया था P होता है चार्ज इंटू में 2a, तो यहां पर हो जाएगा 2a, सॉरी P हो जाएगा P, तो ये होगा P, क्या होगा? P। और नीचे क्या है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे। कहां पर हो गया? क्योंकि हमने इसको पॉइंट का नाम क्या दिया था? इस पॉइंट का नाम दिया था हमने एक्सियल।
तो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पता क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में ऐसे और ऐसे साइन लगा देंगे बस। अब एक टॉपिक पता क्या टॉपिक होता है, शॉर्ट डाइपोल। क्या टॉपिक का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब पता क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि आपका जो ए का स्क्वायर है 0 हो जाएगा, मतलब आपका डाइपोल बहुत छोटा है। तो ए याद है, ए डिस्टेंस था, तो ए को हम 0 कर देंगे। ए 0 कर दोगे तो ई एक्सियल, एक्सियल का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा केपी बाई, देखो ए तो 0 हो गया। अगर आपका ए 0 हो गया, सुनो, अगर आपका ए 0 हो गया तो नीचे पता क्या बचेगा, आर। अच्छा एक छोटी सी बात है, मिस्टेक, मिस्टेक क्या है, देखो देखो, Q इंटू 2a, P बन गया, नीचे वाला सेम है, ऊपर बच गया ना, क्या क्या बच गया देखो, 2 और r बच गया एक्स्ट्रा, तो यहाँ 2 और यहाँ एक r बच गया, ठीक है ध्यान रखना, 2 और r बच गया था, लिख दिया मैंने, समझ में आया। अरे यार Q चार्ज, सुनो, चार्ज और 2a को आपने P बोल दिया, तो 2 और r बच गया ना, तो 2 और r भी तो लिखोगे। तो यहाँ पे देखो, अगर वो बोलता है कि डाइपोल छोटा है, 2 चल रहा है, r चल रहा है, 2 kpr, 2 kpr, 2 kpr। अब उसने बोला कि डाइपोल छोटा है, तो a का स्क्वायर 0 कर देना। जब a स्क्वायर 0 कर दोगे तो ये जो 2 और 2 है कितना हो जाएगा, r 4, तो एक r से एक r कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 kp बाई r क्यूब। तो शॉर्ट डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, शॉर्ट डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है एक्सियल लाइन पे। ये डेरिवेशन आप लोग फटाफट से समझ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डू इट गाइस, चैप्टर खत्म होने का छुट्टी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, अगर एक डाइपोल है, मतलब एक माइनस चार्ज है एक प्लस चार्ज है और सेंटर से डिस्टेंस है r, तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लिया हमने। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल, एट एक्सियल, एक्सियल पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, और बाय चांस जो फॉर्मूला निकल के आया एक्सियल का, एक्सियल का फॉर्मूला निकल के आया 2 kp बाई r क्यूब, शॉर्ट डाइपोल के लिए 2 kp बाई r क्यूब। अब उसी डाइपोल के लिए, सुनो, अब उसी डाइपोल के लिए हम इक्विटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे। कहां निकालेंगे, इक्विटोरियल पॉइंट, तो मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। तो हमारा डाइपोल है, हमारा ये डाइपोल है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, लेकिन हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला डेरिवेशन बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट, मतलब यहां पे हम यहां निकाल रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम r कहते हैं। इस बार सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको r बोला है हमने, सुनो ध्यान दो, इस बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है r डिस्टेंस पे, ऊपर यहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे। ये सेंटर है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान दो, जो प्लस वाला बंदा है वो भेजेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, माइनस वाला बंदा इलेक्ट्रिक फील्ड को खींचेगा, बुलाएगा ना। तो होता क्या है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल अलग अलग हो गया। तो यहां पर एक तरीका है, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं तो फॉर्मूला होता है k इंटू चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ये वाला लेंगे हम, यहां से लेके इस पॉइंट तक का, तो पाइथागोरस से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये a है, ये r है, तो पाइथागोरस कहता है ये अगर a है, ये r है, तो ये होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हम बोलेंगे k क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं समझे मेरी बात को, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो रूट कट जाएगा, आंसर आएगा k क्यू बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये वाला बंदा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, उसका भी सेम ही आंसर आएगा, पता है क्यों, डिस्टेंस सेम है ना, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया दोनों के लिए। लेकिन दिक्कत ये है हम सिंपल एडिशन नहीं कर सकते, डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग हो तो सिंपल एडिशन, आप सोचोगे मैं इसको और इसको जोड़ दूं, आंसर आ जाएगा गलत। तो यहां पर हमें वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए हमने तरीका निकाला, हमने बोला भाई सिंपल ऐड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हमने इस एंगल को बोला थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाता है, इस एंगल को बोला हमने थीटा। सो मेरे प्यारे प्यारे होनहार बच्चों, तो पिछली बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकाला था। हमने कहा था भाई अगर एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान देंगे,
एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या निकालना है, ये एक्सियल है, एक्सियल, इसको हमने डाइपोल कहा था, डाइपोल ए और ए, डाइपोल कहा था। और हमने कहा था भैया हमें यहाँ निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट वैल्यू आया था एक्सियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पे आया था प्यारे बच्चों, आया था 2kp/r³, जहां p का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, k का मतलब कौन सा, r का मतलब क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस। और एक्सियल करने के बाद हमने इक्विटोरियल वाला किया था, याद है आप लोगों को। और इक्विटोरियल वाले में प्यारे बच्चों हमने सारे डायग्राम आपको बना दिया था। हमने कहा था हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पे। और हमने ऐसा कुछ कहा था, अगर आपको याद हो, कि भैया देखो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने कहा था, अगर आपको डायग्राम याद हो, तो ये इधर खींचेगा, एक वेक्टर इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, माइनस का माइनस खींचता है, और मेरे प्यारे बच्चों प्लस धक्का मारता है, तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। अब इसको हम सिंपल तरीके से ऐड नहीं कर सकते, और मैंने कुछ डायग्राम सिखाए थे आपको। ये ए होता है, ये क्या होता है, ए, ये डिस्टेंस कितना होता है, आर, और ये होता है √r² प्लस a²। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, याद करो, kq/डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जब इस डिस्टेंस का हम स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा और आंसर आएगा r² प्लस a²। और हम कहेंगे दोनों चार्ज इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, तो कहीं पर मेंशन कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज का इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के, क्योंकि दोनों ही चार्ज क्या है, सेम, और डिस्टेंस भी क्या होने वाला है दोनों का, इस चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस और इस चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, सेम, और दोनों ही चार्ज भी सेम है, प्लस माइनस, तो डायरेक्शन का फर्क है। अब हमने कहा यार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई मान रहे हम, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई मान रहे, पर प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अलग। अगर हम इसको ऐड नहीं कर सकते तो सर क्या करेंगे, तो सर कुछ तो करेंगे, तो उसके लिए हम जुगाड़ लगाते हैं, इसको मानते हैं थीटा, इसको मानते हैं थीटा, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, और हम कहते हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, और इस तरफ ना कंपोनेंट तोड़ेंगे हम, अगर ये ई है और ये थीटा है तो इस तरफ होगा ई कॉस थीटा, वैसे अगर ये वाला ई है और ये थीटा है तो इस तरफ क्या होगा, ई कॉस थीटा। तो हम बोलेंगे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा इस तरफ होगा, याद कर लेंगे सीधा, क्योंकि हमें डायरेक्शन अलग अलग हम जोड़ नहीं सकते, तो सेम डायरेक्शन में करने के लिए हम कंपोनेंट तोड़ रहे। वैसे ही ऊपर की तरफ पता क्या होगा, ई साइन थीटा, ध्यान कर लेना, और वैसे ही नीचे की तरफ, मैं बता दूं, ऊपर होगा ई साइन थीटा और नीचे होगा ई साइन थीटा। ये कंपोनेंट ब्रेकिंग होता है बेटा, जिन बच्चों से ये नहीं हो रहा डिक्टो इसको याद कर लेंगे, बड़ा आसान है, दो ई कॉस थीटा इस तरफ, एक ई साइन थीटा ऊपर, एक ई साइन थीटा नीचे। तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि जो ई साइन थीटा है, ई साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, और जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में ऊपर नीचे है ना, तो दे विल कैंसिल ईच अदर, तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा क्या बचेगा, नेट, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2e cos थीटा। क्या होगा बेटा, 2e cos थीटा, क्योंकि भाई दो बार e cos थीटा इस पीछे की तरफ बचेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ है, ध्यान रखना। तो अभी हम आगे बात करते हैं, अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 की जगह 2, और e की जगह पर ये वैल्यू लिख दूंगा मैं, kq/r² प्लस a²। और cos थीटा पता क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरे बच्चे इस डायग्राम में बेस ये वाला है और हाइपोटेनियस ये वाला है, तो बेस है हमारा a, cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो cos हमारा हो गया a अपॉन में हाइपोटेनियस, जो कि है √r² प्लस a²। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, यहां से ई नेट जो आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 दिख रहा होगा, क्यों दिख रहा होगा, a दिख रहा होगा, तो q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a होता है p, तो जाएगा kp, क्या हो जाएगा kp। और यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर ना इसकी पावर 1 है, r² प्लस a² की पावर 1 है, यहाँ पर r² प्लस a² की पावर क्या है, रूट का मतलब होता है 1/2, तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 1/2, तो हम बोलेंगे बेस सेम, बेस पावर ऐड, सुना आप लोगों ने। तो r² प्लस a² है ना, जो इसमें एक की पावर 1 है और एक की पावर रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो नीचे आ जाएगा r² प्लस a² की पावर प्यारे बच्चों 3/2। तो यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये आया इक्विटोरियल पे, कहां पर आया, इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल पॉइंट पे, इसको हम इक्विटोरियल बोलते हैं, अगर आपको याद हो इस पॉइंट को हम इक्विटोरियल बोलते हैं। तो इक्विटोरियल पे प्लस और माइनस ने मिलके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसका फॉर्मूला हमारे हाथ में कितना आया, उसका फॉर्मूला आया इक्विटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्विटोरियल, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, kp/r² प्लस 3/2, और यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा रहा हूँ। माइनस साइन में क्यों लगा रहा हूँ, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बता सकता है, बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की तरफ था, पीछे की तरफ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में होता है, इस बार ध्यान रखना, अपोजिट होता है, पीछे होता है। अब यहाँ पर शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन क्या है, किसी को याद है क्या? अगर कोई आपसे कहता है भैया भैया मेरे को शॉर्ट डाइपोल के बारे में बताओ, तो शॉर्ट डाइपोल के केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बताओ, 0, ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। जब ए को 0 रखोगे तो इक्विटोरियल पे पता है क्या निकलेगा,
इक्विटोरियल पे निकलेगा, ये हम केपी, माइनस साइन है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगाओ ना लगाओ, माइनस का डायरेक्शन बता रहा है, तो सिर्फ केपी बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा, केपी बचेगा ऊपर, और ए स्क्वायर जीरो होने पे खत्म हो जाएगा, और ये जो पावर 2 है ये से 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 3 बचेगा आर क्यूब। तो इक्विटोरियल पे होता है केपी बाई आर क्यूब। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा भैया अगर एक डाइपोल है, सुनिए, अगर एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है बताओ, उनके बीच में डिस्टेंस है आर, तो एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस है आर, सॉरी डिस्टेंस आर नहीं है बेटा, बहुत मारूंगा, किसने गलत सिखाया मुझे, तो ये ए है, ये ए है, और सेंटर से डिस्टेंस है यहाँ पे आर, जिसका नाम क्या है एक्सियल। तो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है 2 केपी बाई आर क्यूब। लेकिन अगर वही डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है ए, लेकिन हम निकाल रहे हैं यहाँ पे इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल पे, ये जो इक्विटोरियल है इसका एक और नाम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पता है क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है इन दोनों को, समझ रहे हो, बीच में एकदम कट कर रहा है, इस लाइन को कट कर रहा है, तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं और इक्विटोरियल पॉइंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मुला आया इक्विटोरियल वाला, वो कितना निकल के आया, केपी बाई आर क्यूब। तो यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से ये पता लगता है, देखिए ये एक्सियल था, यहाँ से पता लगता है रिलेशन बिटवीन इन दोनों में, रिलेशन क्या है कि जो एक्सियल वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल वो 2 गुना होता है किसके वाले का, इक्विटोरियल वाले का, ये 2 गुना होता है इक्विटोरियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्विटोरियल। तो ये ध्यान रखना, इक्विटोरियल, ये छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेटोरियल ध्यान रखना। एक्सियल वाले में 2 होता है ज्यादा, तो एक्सियल वाला होता है 2 गुना किसके, इक्विटोरियल के, क्योंकि ये केपी बाई आर क्यूब है, तो ये क्या है 2 केपी बाई आर क्यूब। तो ये रिलेशन आप याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सो प्यारे बच्चों हमने एक्सियल पढ़ा, इक्विटोरियल पढ़ा, अब आगे बढ़ेंगे फटाफट। सो प्यारे बच्चों अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारे पास जो टॉपिक है ये वाला है, टॉपिक ये है, इसका हम डेरिवेशन करेंगे अभी। टॉर्क, देखिए टॉपिक का नाम क्या है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द टॉपिक। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम्हें मैंने बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड माना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम जानबूझ के क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। एक डाइपोल को रख रहे हैं हम, लेकिन डाइपोल को हम किसी एंगल पे रखेंगे, इस एक्सिस के साथ किसी एंगल पे रखेंगे। सर एंगल पे क्यों रखते हैं, एंगल पे रखने से ये फायदा होता है कि रोटेशन हो सकता है। जैसे कि देखो अगर ये एक डाइपो पेन है, तो आगे फोर्स लगाऊं और पीछे फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट होगा, आगे ऐसे और पीछे ऐसे, तो ये रोटेट होगा। तो सेम यहाँ पर होता है क्या, देखिए आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लस से स्टार्ट हुआ है इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जाता किस तरफ है, माइनस की तरफ। तो हमें क्या निकालना है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क का मतलब एक प्रकार से यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। तो हमें ये बताना है कि भाई रोटेशन होगा, रोटेशन होगा तो आपको टॉर्क निकालना है। कुल मिला के हमें बताना है यहाँ पर रोटेशन होगा, क्या होगा, तो लिखा है रोटेशन एक डाइपोल पे जब कहां रखते हैं हम उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कैसे होगा समझते देखिए। तो हमने माना इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट हुआ और माइनस को गया, तो सोचो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लस वाला हिस्सा होगा वो इस माइनस को अपनी तरफ पीछे खींचेगा, पीछे खींचेगा, हाँ जी इस तरफ खींचेगा। अब खींचेगा तो फोर्स होगा, तो कितना फोर्स होगा, तो याद करो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, याद है किसी को, तो फोर्स कितना होगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज क्या हो जाएगा, फोर्स। तो यहां पर अगर हम फोर्स की बात करें तो वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पीछे फोर्स लगेगा कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज पे फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज पे, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेगेटिव हिस्सा होगा वो इस वाले पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो उसका भी फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू ई। तो हम क्या देख रहे हैं कि आगे की तरफ हम बोलेंगे यहाँ पर नेट फोर्स निकालते हैं, नेट फोर्स निकालेंगे, तो एक फोर्स है आगे की तरफ Q इंटू ई और एक फोर्स है पीछे की तरफ, तो इसको लिख देंगे माइनस Q इंटू ई। तो कट के आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो भैया इस डाइपोल के ऊपर टोटल फोर्स 0 है। जब भी टोटल फोर्स किसी के ऊपर 0 होता है तो आगे पीछे नहीं हो सकता। आगे पीछे नहीं होने का मतलब क्या भैया, जितना फोर्स आगे उतना ही फोर्स क्या है पीछे। तो हम बोलते हैं नो ट्रांसलेशनल मोशन, यहां पर कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, यहां पर कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, यहां कोई भी आगे पीछे वाला मोशन नहीं होगा। लेकिन इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे दोनों बराबर है, तो उसकी वजह से रोटेशन पैदा होगा, क्या पैदा होगा, वो आगे तो नहीं जाएगा क्योंकि जितना आगे उतना ही क्या है पीछे, पर वो रोटेट करेगा, क्या करेगा, अगर ये रोटेट करेगा, अगर ये रोटेट करेगा, क्या बोला मैंने, अगर ये तो रोटेट करेगा तो यहां पर पता क्या आएगा, यहां पर आएगा टॉर्क, क्या आएगा यहाँ पे, अगर ये रोटेट करेगा तो यहां पर आएगा टॉर्क। सो हम कहेंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स
इक्वल एंड क्या लिखा देखो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेक्स कपल, इसको बोलते हैं हम कपल, 11th क्लास में था कपल, कपल विच रोटेट्स द डाइपोल, विच रोटेट्स द डाइपोल, जो डाइपोल को रोटेट करता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है जो कपल बना रहे, कपल विच रोटेट्स द डाइपोल, देयरफॉर जो टॉर्क होगा, ये राइटिंग के लिए मैं माफी चाहता हूं, कोई बात नहीं। टॉर्क जो होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, सुनिए, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R इंटू एफ इंटू साइन थीटा, या इसको लिखते हैं हम R क्रॉस एफ। चलो मैं थोड़ा ठीक से बता देता हूं, 11th में पढ़ा हुआ अपने, टॉर्क होता है R क्रॉस एफ। R क्रॉस एफ को हम लिखने वाले हैं R एफ साइन थीटा। पूरी फिजिक्स में क्रॉस का मतलब पता क्या होता है, पूरी फिजिक्स में क्रॉस का मतलब होता है साइन थीटा, तो हम सिंपल भाषा में बोले टॉर्क हो जाएगा R एफ साइन थीटा। अब R क्या होता है, R होता है डिस्टेंस, तो भैया डाइपोल में डिस्टेंस कितना होता है सबको पता है, डिस्टेंस हम लेते हैं 2a, क्या लेते हैं, और F का मतलब वो कितना हो गया, Q इंटू E, फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, तो यहाँ पर 2a है और Q है, तो क्या बन जाएगा ये P, तो ये हो जाएगा P साइन थीटा। यहाँ पर Q इंटू 2a को मैंने P का नाम दिया है, किसका नाम दिया है, P का, ये सब आप जानते हो, डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया टॉर्क। अगर दोबारा मैं साइन को हटाऊं तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, ठीक है, समझे मेरी बात को। तो यहाँ पर हमने क्रॉस का मतलब बताया है साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन का मतलब क्या बता दिया हमने दोबारा, क्रॉस। ये टॉर्क का फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में, ये टॉर्क का फॉर्मूला है एंगल फॉर्म में, तो एंगल फॉर्म में टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है, वेक्टर फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला होता है, वेक्टर फॉर्म में ये वेक्टर्स है। तो टॉर्क का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है, ऊपर वाला। तो हमने कहा भैया अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल को आप रखोगे, ये डाइपोल की लेंथ होती है 2a, अगर डाइपोल को रखोगे तो रोटेट होगा तो टॉर्क आएगा। टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझना है, क्या बातें समझना है कि टॉर्क का हमने 2 फॉर्मूला पढ़ा, अब टॉर्क का ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर आपसे कोई बोले थीटा है 0 डिग्री, थीटा क्या है, तो इसका नाम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना। जब भी एंगल कोई 0 डिग्री बोलता है तो हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पे टॉर्क 0 होगा। टॉर्क क्या होगा, क्यों 0 होगा टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, P sin थीटा, और एंगल को अगर 0 डिग्री पुट करोगे तो टॉर्क क्या जाएगा 0, साइन 0 0 होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में यानी 0 डिग्री पर टॉर्क क्या होता है 0। अच्छा, अगर एंगल 90 डिग्री कर दोगे तो साइन 90 मैक्सिमम होता है, पता आप लोगों को, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। तो अगर साइन 90 मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो अगर एंगल 90 होगा तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। और थर्ड पॉइंट, अगर एंगल 180 डिग्री हो गया तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल, क्या बोलते हैं, और उसका मतलब होता है टॉर्क 0, क्योंकि साइन 180 का मतलब कितना होता है 0। तो अगर एंगल 0 हुआ तब भी आंसर 0, एंगल 180 हुआ तब भी आंसर क्या आएगा। तो टॉर्क 0 कब कब होता है, टॉर्क 0 कब कब होता है, टॉर्क 0 तब तक होता है जब एंगल कितना हो 0 और एंगल कितना हो 180। 0 डिग्री को बोलते हैं स्टेबल, 180 को क्या बोलते हैं अनस्टेबल, और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं मैक्सिमम। तो 90 पे टॉर्क 0 नहीं होता, 0 पर होता है, और 180 पे टॉर्क 0 होता है। इसको स्टेबल, इसको अनस्टेबल, इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो आपको याद रखना है। सो प्यारे बच्चों, फाइनली हम एक बहुत कठिन टॉपिक पे आ गए हैं। टॉपिक का नाम है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, देखिए ये जो फ्लक्स वर्ड है ये फ्लो वर्ड से आया, किससे आया, फ्लो। तो लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो नापना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो से क्या मतलब है कि मान लो हमने कहा भैया हमें फ्लो नापना है, तो कैसे फ्लो नाप सकते हैं। तो हमने एक पेपर लिया, हमने एक सरफेस एरिया लिया, क्या लिया, सरफेस एरिया, और देख लिया इस सरफेस एरिया पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ज्यादा फ्लो, कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया से पास हो रहा है उससे हम फ्लो को नाप सकते हैं। फ्लो को समझे नहीं मेरी बात को। अरे भैया अगर ज्यादा एरिया से पास होगा ज्यादा फ्लो है, कम एरिया से पास होगा तो हम कह रहे भैया देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये नंबर है, क्या ये नंबर की काउंटिंग है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। एक सरफेस से नॉर्मली मतलब ऐसे, ये हमारा सरफेस है और ये पेन है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है बिल्कुल नॉर्मली। समझे मेरी बात को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। फ्लक्स के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला कैसे बनाया गया, तो बहुत सिंपल है, बोला गया भैया देखो फ्लक्स के लिए सिंबल लेंगे हम फाई, क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सिंबल होगा फाई। कई लोग यहाँ पर ई भी लगाते हैं, ई लगाने से क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो फाई सिंबल है फ्लक्स का सिंबल है, और ई का मतलब इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सिंबल ये लिया गया, बोला गया भैया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एरिया से पास हो रहा है, ई डॉट ए। अब पूरी फिजिक्स में डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा और क्रॉस का मतलब क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर क्या है डॉट है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ई
डॉट का ए डॉट का मतलब कॉस थीटा। तो ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला है। और कहीं पर भी एरिया अगर छोटा हुआ, क्या बोला मैंने, एरिया छोटा होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं हम, इंटीग्रेशन करके, क्लोज इंटीग्रेशन ई, और एरिया छोटा है तो हम लिख देंगे डी ए, ई डॉट डी ए। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, क्योंकि डॉट को हमने खोल के लिख दिया है। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब एरिया बड़ा हो। ये वाला कब यूज करते हैं, जब एरिया। तो देखिए आपको मैं थोड़ा रीड करवा दूं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला था ई डॉट ए, खोल के लिखे तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। और फ्लक्स फॉर स्मॉल सरफेस एलिमेंट, अगर छोटा सा सरफेस एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ई डॉट डी ए। और यहां पर क्या लगा हुआ है, इंटीग्रेशन, तो भैया छोटा सा है उसको इंटीग्रेट कर दो, जोड़ दो ताकि बड़ा हो जाए। तो फ्लक्स के ये फॉर्मूले मेन, आप जो फंस जाएंगे, कहां फंसेंगे आप, यहां मतलब बड़ा सिंपल है यार, इसको तुम डर क्यों रहे हो। मेन फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। छोटा एरिया होगा तो हम बोल देंगे भाई फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट डी ए, छोटे एरिया को हम डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर सिंबल लगा देना इंटीग्रेशन का। वैसे यूज तो हम ये तो करेंगे। अब यहां पर एंगल किसके किसके बीच का होता है, तो एंगल होता है एरिया वेक्टर के बीच, एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन, सुन लो ये इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब तुम बोलोगे सर ये एरिया वेक्टर क्या है, ई और ए के बीच का एंगल है ना, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, देखिए एरिया वेक्टर क्या है, जैसे ये मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ आपको किस तरफ दिखाई दे रहा है, सामने ना, तो ये होगा एरिया वेक्टर, आउटवर्ड नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा, एरिया वेक्टर अगर मैं यहां से बात करूं तो एरिया वेक्टर होता है बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, जो बाहर की तरफ निकल रहा होता है उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। जैसे मैंने कहा ये मेरा हाथ है, तो ये पेन हो गया एरिया वेक्टर, हाथ घुमाने से एरिया वेक्टर भी घूम रहा है। अब एरिया वेक्टर कहां है, नीचे। जैसे मैं कहता हूं इस व्हाइट बोर्ड के लिए, ब्लैक बोर्ड के लिए एरिया वेक्टर ये है, इस वाले दीवार के लिए एरिया वेक्टर ये है पेन, समझे, मेरे मुंह के लिए एरिया वेक्टर ये है, मेरे पेट के लिए एरिया वेक्टर ये है, और हमारे पास भी एक एरिया वेक्टर पता है तुम्हें, अंकित कह रहा है हाँ मेरे पास तो है। किसके पास एरिया वेक्टर नहीं है अपना अपना है भाई, किसको ज्यादा मीठा पसंद है, पूछ रहा हूं मैं, खान पीने में किसको ज्यादा पसंद है, चलो जो भी है। तो अरे मैंने कोई गलत बात करी है, प्रिंस डू यू हैव एरिया वेक्टर, मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्या आपके पास आपका एरिया वेक्टर आपको पता है प्रिंस, चेक करके बताता हूँ। अच्छा क्या करना है, ऐसे पेन ये रहा एरिया वेक्टर, क्या यार तुम भी यार, इसमें हंसे, कोई गलत पढ़ाई तो रहे, फिजिक्स पढ़ा रहे, फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, सबके पास अपना एरिया वेक्टर होता है, आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर समझ में आ गया, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, अभी समझ में आ जाएगा। तो एंगल किसके किसके बीच का होता है, एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। जैसे मैं कहता हूं भैया मेरे पास एक सिलेंडर है, ध्यान दो, मेरे पास एक सिलेंडर है। अब ये जो सिलेंडर है इसमें कितने सरफेस है बताओ, 3 सरफेस होता है, एक सर्कल ऊपर, एक सर्कल और एक कर्व होता है, कर्व। तो मैं कहता हूं भैया इस वाले का एरिया वेक्टर बताओ, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये है एरिया वेक्टर, ए वेक्टर। इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे बाहर की तरफ। इस वाले सरफेस के लिए क्या होगा बताओ, इस तरफ, और नीचे वाले सरफेस के लिए बाहर की तरफ 90 डिग्री, बाहर की तरफ 90 डिग्री। तो ये एरिया वेक्टर है। अब एक स्फेयर है मान लो, तो स्फेयर के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, ये रहा आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ 90 डिग्री। नहीं समझे मेरी बात को, इसे मेरा हाथ है, अभी ऐसे है ऊपर वाला सरफेस, तो ये एरिया वेक्टर है। अब वही नीचे आ गया तो ये एरिया वेक्टर है, और वही हाथ ऐसे रख दिया तो ये एरिया वेक्टर। तो बाहर की तरफ 90 डिग्री एरिया वेक्टर। तो एंगल किससे किसके बीच का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। फ्लक्स समझ में आगो आगो ना आगो। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक होता है गॉस थ्योरम। बच्चे इसको बोलते हैं गॉस थ्योरम, क्या बोलते हैं, घोस्ट थ्योरम, इसे कहते हैं घोस्ट थ्योरम। बच्चों की इससे वो होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। नींद आ रहा है, तेरे पास एरिया वेक्टर नहीं है क्या, क्या बात कर रहा है, इधर आओ। देखिए अभी मैंने एरिया वेक्टर, सुनिए मेरी बात सुनिए। तो गॉस थ्योरम कहता है कि भैया, इसे डरते हैं बच्चे, कहते हैं बहुत टफ है ये, अरे चुप हो जाओ। गॉस थ्योरम कहता है कि भैया देखिए, अगर एक क्लोज बॉडी है, मान लो एक स्फेयर है, और स्फेयर के अंदर मैं एक चार्ज रख दूं, तो चार्ज अगर प्लस है बाई चांस मान लो, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा, यानी फ्लक्स होगा, क्या होगा, फ्लक्स।
लेकिन अगर उसी स्फेयर के अंदर मैं चार्ज को 2 गुना कर दूं तो क्या फ्लो बढ़ जाएगा? अरे फ्लो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा। तो गॉस थ्योरम ने कहा कि भैया जो फ्लक्स होता है क्या होता है, वो डायरेक्टली चार्ज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कि कितना चार्ज अंदर है। चार्ज इनक्लोज्ड, इनक्लोज मतलब कितना चार्ज अंदर है। तो फिर हमने क्या बनाया, हमने फिर इसका एक फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया? हमने कहा भैया देखो भाई, जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज पे। लेकिन एक कांस्टेंट भी तो आएगा। क्या आएगा? तो कांस्टेंट आया एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाया है ये चार्ज इनक्लोज्ड है, और हमने जो कांस्टेंट लगाया है वो है 1/एप्सिलॉन नॉट। तो यही गॉस थ्योरम है कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? ज़्यादा चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, कम चार्ज कम इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो। तो वही स्टेटमेंट है इसकी। अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। यानी कितना फ्लक्स होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कितना चार्ज है, कितना अंदर। यही गॉस थ्योरम है, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। चलिए, आई होप आप गॉस थ्योरम समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से पहले मैं आपको छोटी सी चीज पढ़ाना चाहता हूं। छोटी सी चीज पता क्या है? देखिए, एक होता है लैम्बडा। क्या होता है? इसका नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये कब आता है? ये होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। छोड़ो, ये क्या होता है? कंटिन्यूअस चार्ज। कोई है क्या? कौन? दिनेश? सुनो मेरी बात सुनो। सो प्यारे बच्चों, अरे ध्यान दो प्लीज। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे, तो ये होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं अपनी राइटिंग के लिए खुद से ही शर्मिंदा हूं, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यू मतलब लगातार, चार्ज मतलब चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा। क्या मतलब होता है? बंटवारा। तो जब भी हम चार्ज का बंटवारा करते हैं लगातार, जैसे मान लो एक रॉड लिया हमने और उस रॉड पे हमने चार्ज बिछा दिया, प्लस 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 प्लस, और सबको जोड़ के जो चार्ज हुआ वो मान लो क्यू हुआ। इस पूरे पे हमने चार्ज को बिछाया और जोड़ने पे आंसर क्या आ रहा है? क्यू। और इसकी लेंथ है एल। लेंथ क्या है? तो चार्ज को जब लेंथ से डिवाइड करते हैं, कितना चार्ज कितने लेंथ पे बिछाया है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लगातार कितना चार्ज बिछाया है कितने लेंथ पे, उसका रेशियो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। वैसे मान लो कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, हमने इस पे चार्ज बिछा दिया, पूरे में चार्ज बिछा दिया, तो एक अगला टॉपिक क्या होगा? सिग्मा। क्या होगा? कितना चार्ज कितने एरिया पे बिछाया है, कितना चार्ज कितने। क्या बात समझ में आ रहा है? कि भैया जो भी इसका एरिया है, कितना चार्ज कितने एरिया पे बिछाया है, इसको बोलते पता क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस अब ऑन हुआ है क्या यार, तुम लोग क्रिमिनल लोग हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, अगर किसी ने पूरे वॉल्यूम में, मान लो पूरे में ही भर दिया, पूरे में ही पूरी वॉल्यूम में भर दिया, तो हम कहते हैं भैया कितना चार्ज कितने वॉल्यूम में बिछाया है, उसको बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं? और इसका नाम होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बेसिक हम कहीं कहीं यूज करेंगे, सिंपल है, आपको पता होना चाहिए, बस ये सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम कहां पर पता है? गॉस के एप्लीकेशन में। इसे नोट कर लो। देखिए मेरी बात सुनिए, अगला है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अब ये क्या है कि भैया जो तुमने गॉस थ्योरम हमें सिखाया, गॉस थ्योरम में से था क्या, याद है किसी को? गॉस थ्योरम कहता है, सुनो, गॉस कहता है कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला वो होगा चार्ज अपन में एप्सिलॉन नॉट। और हम क्या जानते हैं?
हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब दोनों ही फ्लक्स है, ये गॉस ने बोली ना, गॉस ने, ये फ्लक्स है, हमें पता है ये भी फ्लक्स है, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। इन दोनों से क्या निकलेगा, देखो इनका लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, अगर ये फ्लक्स है ये फ्लक्स है तो ये फ्लक्स है तो ये भी क्या होगा, तो जोड़ने से पता क्या बनेगा, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये कहां से आया, गॉस थ्योरम से तो आया ये। अरे भैया किसका इस्तेमाल किया तुमने, गॉस थ्योरम। तो इसको हम गॉस थ्योरम कह रहे हैं फिलहाल कि ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में, जो फ्लक्स होता है वो चार्ज अपॉन में क्या होता है, क्योंकि ये तो फ्लक्स ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब वो कह रहा है कि भैया जो भी गॉस थ्योरम आपने सीखा है उसे अप्लाई कैसे करोगे, उसे अप्लाई कैसे करोगे। तो हम बहुत जगह पे अप्लाई करते हैं उसको, जैसे पहला हम यहां पर अप्लाई करते हैं, देखो सुन लो, बड़ा आसान है। हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर। अब तुम लोग सर ये क्या बोला है, बड़ा आसान, देखो मैं समझाता हूं। हमने खुलेगा क्यों नहीं खुलेगा, काहे नहीं खुलेगा, खुल जा खुल गो, अरे खुल गो, चलो खुल गया। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे होनहार बच्चों, सुनो ये रहा। तो हम क्या कर रहे हैं इस बार, एक बहुत बड़ा इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर जिसको हमने पूरी तरह चार्ज से भर दिया है, हम चाहते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी भी डिस्टेंस आर पे, तो वही लिखा हुआ है, टॉपिक पढ़िए एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज, पूरे पे चार्ज किया गया है थिन वायर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम चाहते हैं भैया हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें किसी आर डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहला काम है आपको गॉस लॉ को यूज करना है, और गॉस लॉ तभी यूज कर सकते हैं जब चार्ज अंदर हो, चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज क्या होना चाहिए, तो चार्ज अंदर करने के लिए हम खुद से ही एक सरफेस मान लेंगे, और इस सरफेस का नाम रख देंगे हम गॉसियन सरफेस। क्या नाम रख देंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो हम बोलेंगे भाई गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। अब गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, किसी आर डिस्टेंस के लिए, तो हम कहेंगे चार्ज को पहले अंदर पैक करो। चार्ज क्या होना चाहिए, अंदर। तो चार्ज अंदर पैक करने के लिए हम खुद से यहां पर एक सिलेंडर मानते हैं, हम कहते हैं सिलेंडर है, और इसका नाम रखेंगे हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्या नाम रखेंगे, सिलेंड्रिकल, ध्यान दो, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जीएस मतलब गॉसियन सरफेस। अब हम बोलेंगे भैया मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, तो हम दिमाग क्या लगाते हैं, हम कहते हैं देखो गॉस थ्योरम लगाना है, तो ऊपर एक सरफेस है, नीचे एक सरफेस है, और एक क्या है, कर्व सरफेस। तो हमने कहा चलो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। मेरी बात समझे, अगर हम छोटा सा एरिया ले तो हम क्या बोलेंगे, डी ए। छोटा सा एरिया है तो इसको क्या बोलेंगे, डी ए। छोटा सा एरिया होगा तो क्या बोलेंगे इसको, डी ए। और छोटा एरिया लेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, डी ए। छोटे छोटे एरिया लिया मैंने सबका, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, चुप हो जाओ। अगर मैं प्यारे बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलता है, प्लस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से बाहर निकलता है, इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अब मैं कहता हूं भाई मुझे गॉस थ्योरम लगाना है, तो गॉस थ्योरम की बात करते हैं। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें कितने सरफेस मिले हैं, एक सरफेस ऊपर, एक सरफेस नीचे, और एक सरफेस सामने। तो इस वाले सरफेस से हम बोलेंगे भैया देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलेगा। तो इस वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल बनेगा 90 बनेगा, दिख रहा है आप लोगों को। इस वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। और इस वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। अब हम बोलते हैं भैया गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। तो हम बोलेंगे देखो भैया फर्स्ट सरफेस का नाम रख दो, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, और ये थर्ड सरफेस, फोर फर्स्ट सरफेस। अगर आप फर्स्ट सरफेस में लगाओगे गॉस थ्योरम तो फ्लक्स क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन ई एरिया कॉस थीटा, डॉट हटा दिया मैंने, डॉट क्या हटा दिया मैंने, अरे यार ई डॉट डी ए होता है ना, डी ए, उसका डॉट रहेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस। तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहां पर फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 90। तो कॉस 90 कितना होता है, तो हम बोलेंगे फ्लक्स हो जाएगा हमारा 0। तो पहले सरफेस से फ्लक्स 0 होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जो सेकंड सरफेस है
सेकंड सरफेस से भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स जीरो होगा। और रीजन क्या, रीजन है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे भी क्या रीजन है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम ऐसे बताएंगे कि भैया फर्स्ट और सेकंड से तो फ्लक्स जीरो होगा, पर हमारा फ्लक्स इससे आएगा थर्ड सरफेस से, तो हम थर्ड सरफेस पे लगाते हैं। थर्ड सरफेस, तो थर्ड सरफेस में अगर गॉस थ्योरम लगाओगे, गॉस थ्योरम, तो फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए, यही तो है गॉस थ्योरम। अरे गॉस थ्योरम लगाते हैं, हमने पढ़ा है गॉस थ्योरम कहता है, सुन लो गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, याद है आपको, चार्ज अपॉन में, ये तो बताया था पीछे मैंने दोनों फॉर्मूले को जोड़ के। तो अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका ए, एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल। कैसे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल, और कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, कॉस 0, अरे यहाँ पर डॉट का मतलब कॉस थीटा है ना, पर एंगल 0 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे बच्चे यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो पता क्या आएगा, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो गया 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन वो हो जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर हम ग्राफ बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ग्राफ कैसा निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आपस में क्या है, इनवर्सली, तो ग्राफ ऐसा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आपस में क्या है, इनवर्सली, तो ग्राफ ऐसा आएगा। क्या बात आप समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कौन दिक्कत, कोई दर्द, तो फटाफट लिख लो, बहुत अच्छा टॉपिक था ये प्यारे बच्चों। अब देखिए गॉस थ्योरम का अगला, हमने अभी पीछे क्या सीखा कि अगर एक रॉड है उसमें प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, बाहर की तरफ। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज थिन प्लेन शीट। क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि आपके पास एक शीट है, उसे प्लस बिछा रखा आपने, प्लस या माइनस भी बिछा सकते हो, जो मन करे। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है आपको, तो भैया देखो प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगा। पता क्यों, क्योंकि अगर इस कागज पे मैं प्लस बिछा दूं और बहुत पतला है ये, तो प्लस इस तरफ भी दिखाई देगा, प्लस बिल्कुल पतला है, बहुत ही पतला है, तो इस तरफ से भी प्लस, इस तरफ से भी प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा। तो ये जो एक आप टॉपिक का नाम पढ़ो समझ जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग, बहुत बड़ा चार्ज थिन प्लेन शीट, एक शीट है, शीट ये है, इस पे हमने चार्ज कर दिया, क्या कर दिया इसको, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भाई। तो हमने कहा अच्छा भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इसका, तो हम कहेंगे दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चार्ज को अंदर भरना पड़ेगा। चार्ज को अंदर भरने के लिए हमने क्या करो, हमने यहां पे ले लिया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और हमने कहा भैया इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो डी ए इस तरफ होगा, डी ए इस तरफ ही तो होगा एरिया वेक्टर, अरे होगा कि नहीं होगा। अगर हम इस सिलेंडर का छोटा सा एरिया मान के, इस तरफ सर्कुलर एरिया मान के अगर आप डी ए वेक्टर बनाओगे तो इस तरफ ही तो आएगा एरिया वेक्टर, अरे आएगा नहीं आएगा। वैसे ही इधर भी एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, हम तो चाहते हैं चार्ज अंदर आ जाए, चार्ज क्या आ जाए, जब तक चार्ज अंदर नहीं आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा क्या, नहीं, क्योंकि गॉस थ्योरम में चार्ज क्या होना चाहिए, अंदर। तो यहां पर अगर हम एरिया वेक्टर माने तो भी इस तरफ होगा डी ए वेक्टर, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इस तरफ ही होगा। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ही एरिया है, और इसका एरिया किस तरफ होगा, इस तरफ होगा ना, और इसका एरिया किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अब हम गॉस थ्योरम लगाएंगे, हम कहेंगे भैया गॉस थ्योरम लगाना है, तो आप बोलोगे गॉस थ्योरम कहता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमें यहां पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना चाहिए क्योंकि आगे पीछे 2 बार है, तो 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी ए का मतलब क्या है, छोटा सा एरिया, तो इंटीग्रेशन के बाद ये बन जाएगा बड़ा एरिया, और ये चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो देखो क्या होगा, ये 2 नीचे जाएगा 2, और ए भी नीचे जाएगा, 2 और ए को नीचे ले गया, तो ये चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है पता है, याद है किसी को, सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट। तो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला किसके लिए, एक चार्ज थिन शीट के लिए। तो अगर आप देखोगे तो यही आंसर निकल के आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
ये डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन किस तरफ होगा, बाहर की तरफ। इसको बोल रहा हूं मैं एन, इसको बोल रहा हूं एन कैप। एन कैप का मतलब होता है बाहर की तरफ, इसका एन कैप इस तरफ होगा, एन कैप मतलब होता है बाहर की तरफ। तो डायरेक्शन निकालना चाहो तो लगा दूंगा मैं डायरेक्शन, इसमें क्या है, इसको वेक्टर कर देंगे, इसको लिख देंगे एन कैप कि भैया बाहर की तरफ है, ये बस डायरेक्शन बता रहा है, एन कैप मतलब डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो कंक्लूजन क्या निकला मेरे प्यारे बच्चे, कि मान लो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है पूरा फैला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा इस तरफ, इधर भी और इधर भी, आगे पीछे दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है कितना आता है बताओ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। देखो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड, मतलब कितना भी दूर जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर मेरे प्यारे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसा आएगा सीधा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर मान लो कोई माइनस चार्ज होता तो क्या फर्क पड़ जाता, माइनस चार्ज होने से कुछ नहीं होता। जैसे कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है तो माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड घुसेगा, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरी बात नहीं समझे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम ही रहेगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी उल्टी। प्लस के लिए क्या निकल रहा है बाहर, तो माइनस में क्या आ रहा है अंदर। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम्स में, वो बोलेंगे भैया एक प्लस है, क्या एक प्लस, और बगल में एक माइनस है, क्या एक माइनस। तो बताओ भैया ए पर, बी पर और सी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बड़ा आसान है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, प्लस वाला बंदा बी पर बाहर भेजेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस, मानते नहीं मानते हो, प्लस हमेशा बाहर भेजता है। क्या खत्म कब, चलो अभी करते हैं। सो प्यारे बच्चों, हमें ना बी पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये जो प्लस वाला बंदा है बी को फेंकेगा, प्लस बी को फेंकेगा उस तरफ, कहेगा भैया तू दूर जा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से निकलता है। अच्छा, तो इस तरफ जो वैल्यू होगी, इस तरफ, मतलब मैं कह रहा हूं बी पर लगा कौन कौन रहा है, बी पर ये प्लस भी लगाएगा, और अभी हम प्लस का देख रहे हैं, तो प्लस बाहर फेंकेगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस की वजह से भी और इस। तो देखिए ये जो प्लस वाला बंदा, ये जो प्लस बंदा है इस बी वाले पॉइंट को इस तरफ फेंकेगा, और किसने पावर से फेंकेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की पावर से फेंकेगा। लेकिन ये जो माइनस वाला बंदा है, माइनस हमेशा अपनी तरफ बुलाता है, अपनी तरफ, तो माइनस वाला बी को अपनी तरफ बुलाएगा, और कितनी पावर से बुलाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या दोनों अपोजिट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया। अब चलिए पॉइंट सी की बात करते हैं। तो सी पर क्या होगा, ये जो प्लस वाला बंदा है सी को भगाएगा, दूर करेगा, प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, प्लस से हमेशा निकलता है। तो ये सी को बोलेगा चल बेटा आगे बढ़, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की पावर से, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये जो माइनस वाला बंदा है वो हमेशा खींचता है, बुलाता है, अपनी तरफ बुलाता है, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो माइनस वाला बंदा, ये जो माइनस वाला बंदा है ये बुलाएगा पीछे की तरफ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की पावर से, और दोनों आपस में क्या है, अपोजिट। तो यहां भी आंसर क्या आएगा, जीरो। लेकिन पॉइंट ए को देखो, ए वाले पर हमारा जो प्लस है वो बाहर फेंकेगा, ऐसे कहेगा भैया ए दूर हो जा, प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, पर ये माइनस वाला ए पॉइंट को खींचेगा। तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पहले का आंसर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, दूसरे का आंसर सिग्मा बाई, दोनों ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा आंसर कितना आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने आपको, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस और माइनस के बीच में इतना आंसर होता है। क्वेश्चन बनाने वाला चाहेगा तो ऐसा क्वेश्चन भी दे देगा बेटा, देखो बोलेगा एक प्लस है, चुप हो जाओ, एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, दूसरा भी प्लस है। अब वो बोलेगा भैया ए बी और सी पर आंसर बताओ। चलो बी की शुरुआत करते हैं। तो ये वाला प्लस बी को भगाएगा, ये वाला प्लस भी बी को, प्लस से निकलता है ना हमेशा,
प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा और बी को बोलेगा भाग जा मेरे यहां से, ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर फेंकेगा, तो ये वाला ने भी बाहर फेंका, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लो इसका वैल्यू है सिग्मा 1, इसको सिग्मा 1 बोल रहे हैं, इसको सिग्मा 2, तो पहले वाला आंसर क्या आएगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे का आंसर भी बाहर ही होगा ना, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम सिग्मा 2 रखा है हमने। सी पे क्या होगा, सी पे ये वाला जो प्लस है बाहर फेंकेगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला प्लस ये भी बाहर फेंकेगा, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन। नहीं समझ पा रहे? अरे पॉइंट को पकड़ो और देख लो कि लगा कौन रहा है, तेरे को आ रहा है भाई? अब ए पर क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? मोहित। ये वाला प्लस क्या करेगा, ये वाला प्लस बाहर फेंकेगा, और ये वाला प्लस ये अपने से दूर, प्लस हमेशा दूर करता है और माइनस बुलाता है, माइनस, तो इस प्लस ने इसको दूर किया, उधर जा भाई, ये कह रहा है तू उधर जा यार, प्लस से निकलता हुआ दिखाना है आपको, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस होगा सिग्मा 2 बाई, इस वाले का वैल्यू इस वाले से माइनस होगा, पर यहां पर दोनों क्या होंगे, प्लस, यहां दोनों क्या होंगे, प्लस। समझ में आ गया? तो हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, समझ लो अच्छे से। सो प्यारे बच्चों, हमारा रह गया लास्ट एप्लीकेशन, ठीक है? पता क्या रह गया बताऊं? स्फेरिकल। क्या बात है, क्या बात है बेटा। चलो लास्ट एप्लीकेशन कर लेते हैं फटाफट। लास्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, जो कि चार्ज है, क्या है, चार्ज स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज, क्या किया गया है, मतलब एक स्फेरिकल सेल है, उसको पूरी तरह हमने चार्ज कर दिया बढ़िया से, यूनिफॉर्मली हर जगह, और हमने आपसे बोला कि हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट हमें निकालना है भैया इनसाइड, सेकंड निकालना है हमें सरफेस, और थर्ड निकालना है हमें आउटसाइड। अगर हम, चुप हो जाओ, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, तो पहले हमें इनसाइड निकालना है। इनसाइड का मतलब होगा कि हम यहाँ पे खड़े, हम यहाँ खड़े कहीं यहाँ पे, और ये हमारा डिस्टेंस है, इसको हम आर मानते हैं, छोटा आर। तो इनसाइड का मतलब पता क्या होगा, कि जहां हम खड़े, हमारा आर है वो छोटा होगा कैपिटल आर से, क्योंकि कैपिटल आर है इसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस, और तुम अंदर खड़े हो, अंदर मतलब यहाँ खड़े हो, तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर। तो ये इसका मतलब होता है। सरफेस का मतलब क्या है, कि तुम जहां खड़े हो वो आर के बराबर हो गया। देखिए आप यहां चले गए तो आर के बराबर हो गया, और आउटसाइड का मतलब क्या है, कि तुम जहां खड़े हो कैपिटल आर से बड़ा हो गया, मतलब तुम बाहर खड़े हो कहीं पे। तो तीन जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जब मेरा आर छोटा होगा, यानी अंदर रहूंगा, बराबर होगा, सरफेस पे रहूंगा। अब तीनों को सॉल्व करना बड़ा आसान है प्यारे बच्चों। अभी हम निकाल रहे, पता है कहां निकाल रहे हैं मेरे सुंदर बच्चों, ध्यान दो। हम निकाल रहे फर्स्ट इनसाइड पे निकाल रहे हैं। जब हमारा आर से छोटा हो तो लिखना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कैसे जीरो है बता रहा हूं, देखो आपको गॉस थ्योरम यूज करना है। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस लॉ यूज कर रहे हैं। गॉस लॉ कहता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज की वैल्यू अंदर तो है नहीं भाई, अंदर चार्ज है क्या, अरे अंदर चार्ज है क्या, लो मैंने अंदर ऐसे गॉसियन सरफेस बना लिया, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, अंदर कोई चार्ज है, तो हम बोलेंगे चार्ज जीरो होता है अंदर। चार्ज क्या होता है, तो हम बोलेंगे भैया देखो, अगर मैं यहाँ गॉस थ्योरम लगाऊंगी, चलो यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ अलग से, डायग्राम क्या बना रहा हूँ, देखो ये है हमारा कैपिटल आर, और हम कहाँ खड़े, सुनो हम खड़े यहाँ पे, हम कहाँ खड़े बताओ, स्मॉल आर पे खड़े, और स्मॉल आर मतलब हम यहाँ खड़े, यहाँ पर हमारा हम बना रहे, ध्यान देंगे प्लीज। तो हम कह रहे भैया देखो गॉसियन सरफेस हमारा ये है, अब अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं, अंदर चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो पहला हमारा खत्म हो गया। अब हम निकालेंगे, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, यानी कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, क्यों, अंदर चार्ज नहीं है। और एक छोटी सी बात आपको यहीं सिखा दूं, जैसे मान लो एक कार है, ये चैप्टर 2 में अच्छे से पढ़ोगे आप, एक कार है और इसमें 2 3 4 10 लोग बैठ के घूम रहे, एकदम एंजॉय कर रहे हैं, और बाहर एकदम से बारिश हुई, बिजली गिरी, क्या गिरी, बिजली। देखिए बिजली का मतलब पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बिजली, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो बिजली ना अंदर बैठे लोगों की जान नहीं लेगी, क्योंकि
कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। और इस फिनोमेना को आप जानोगे बाद में चैप्टर 2 में। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। शिल्डिंग का मतलब क्या होगा? कवच। शिल्डिंग मतलब कवच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाव हो गया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। ये चैप्टर 2 में पढ़ोगे, मैंने हल्का सा बताया आपको कि कार के अंदर बिजली नहीं जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाता है। तो यहां पर क्या देखो, हम कह रहे हैं भैया एक कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं, जहां चार्ज नहीं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अच्छा, ये तो मैं चैप्टर 2 का हल्का सा आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सरफेस। क्या लिखा है? अब सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम कहेंगे भैया देखो हम निकाल रहे हैं सरफेस पे, मतलब हमारा आर आर के बराबर है। और हम कहेंगे दोस्तों कि अगर ये मेरा, चुप हो जाओ, अगर ये मेरा स्फेरिकल सेल है और इसका ये रेडियस है, तो मैं पता कहां पे काम कर रहा हूं? मैं इसी के ऊपर ही काम कर रहा हूं। देख रहा आपको डॉट बनाना, डॉट। मैं सरफेस पे आ गया हूं। किस पे आ गया हूं? सरफेस पे आ गया हूं। मान लेते हैं कि जो पूरा चार्ज है वो क्यू है। पूरा चार्ज कुछ ना कुछ तो होगा, चार्ज को मान लिया हमने क्यू। अब हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। तो हम गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ई, प्यारे बच्चों, डॉट डी ए। क्या होता है बताओ? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ, अगर ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, होगा नहीं होगा? और एरिया वेक्टर भी किस तरफ होगा? एरिया वेक्टर वो भी तो बाहर ही होगा। तो हमारे गॉसियन सरफेस इसके ऊपर ही है, यही हमारे गॉसियन सरफेस है। हम सरफेस के ऊपर आ चुके हैं ना, तो हम बोलेंगे भैया देखो डी ए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सब बाहर की तरफ ही है। तो हम बोलेंगे भैया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई बन जाएगा, एरिया हमारा क्या बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और डॉट का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है। तो ये आ गया चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा मेरे प्यारे बच्चों? चार्ज और ये 4 पाई सरफेस एरिया होता है ये, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर अगर आप ठीक से देखो तो यहां पर ये चार्ज है और ये 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल आर क्यों लिखा? क्योंकि स्मॉल और कैपिटल क्या है आपस में? बराबर। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन एक खास बात ध्यान रखना, और अंदर बोला सरफेस पे, एक खास बात क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान देंगे सारे बच्चे, कि यहां पर प्लीज, यहां पर चार्ज की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी क्योंकि भाई हमने दे दिया चार्ज। 4 पाई कांस्टेंट होता है, रेडियस भी कांस्टेंट है, सरफेस का रेडियस है ना वो, और एप्सिलॉन नॉट भी क्या होता है? तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता, सरफेस पे क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कांस्टेंट रहता है। अच्छा सर, अब एक लास्ट रह गया, कौन सा रह गया? थर्ड, आउटसाइड। तो सर आउटसाइड में क्या कह रहे थे आप? हमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमें 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? तो आउटसाइड के लिए सेम डायग्राम बना देंगे, बोलेंगे भैया ये हमारा डायग्राम है, ये प्लस प्लस प्लस, ये प्लस 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 प्लस, और इस बार हम बाहर है। बाहर मतलब हमारा गॉसियन सरफेस कहाँ होगा? बाहर होगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। और ये डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। तो हम कहेंगे भैया आप गॉस थ्योरम हम लगा रहे। अब मुझे बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो बाहर होगा क्या? प्लस से बाहर होगा। और एरिया वेक्टर की बात करूं तो भी क्या होगा? वो भी तो बाहर ही होगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही बाहर है, तो दोबारा इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो अब गॉस थ्योरम अप्लाई करो यहाँ पे। गॉस थ्योरम कहता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज की जगह पर चार्ज रहेगा, ये एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ई रख दो, चार्ज अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ प्यारे बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। सेम नहीं बेटा, अलग है। उसमें है रेडियस ऑफ स्फीयर, इसमें रेडियस ऑफ स्फीयर है ना, और इसमें रेडियस क्या है? अलग है। इसमें डिस्टेंस क्या है? बाहर का। हम आउटसाइड है, हम कहां पर हैं? तो हमारे पास 3 फॉर्मूले आए, उनको हम थोड़ा यूटिलाइज करते हैं और यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। आप लोग ये सारी बातें लिखते रहेंगे। ग्राफ क्या बनेगा देखो, ग्राफ ये बनकर निकला कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू बाई 4 पाई रेडियस का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि होता है कांस्टेंट वैल्यू, है ना? कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट मतलब इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती कभी। और थर्ड हमारे क्या आया? क्यू बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो पता है ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ ऐसा बनता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाए प्यारे बच्चों, तो हमारा ग्राफ पता है कैसा बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर 0 है तो 0 तक चलता रहता है, अंदर 0 है, फिर सरफेस पे एकदम से वैल्यू आएगी, तो सरफेस पे एकदम से वैल्यू आ गई। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घटना स्टार्ट होगा। अब इस ग्राफ में कहाँ ये वाली जो लाइनिंग चल रही है ना, ये वाली लाइनिंग,
ये जो लाइनिंग है इसको थोड़ा अलग कलर से दिखाई दो, ये लाइनिंग है इनसाइड की, 0 है ना बिल्कुल, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इनसाइड का पॉइंट है, और इस सरफेस पे वैल्यू आई एकदम से, तो ये सरफेस का पॉइंट है, और ये पॉइंट कब का है, आउटसाइड का। तो ये वाला पॉइंट आपका सरफेस का है, ये वाला पॉइंट है r इक्वल टू r का, और ये वाला पॉइंट है r जब रेडियस से बड़ा हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट कब का है, जब r छोटा है r से, मतलब इनसाइड बराबर आउटसाइड। तो ये पूरा टॉपिक था, इसको आप नोट कर लो, बहुत इजी टॉपिक था, बहुत टफ तो बिल्कुल भी नहीं था। बार बार क्या लगाना था बताओ, गॉस। तो बहुत इजी टॉपिक था, चैप्टर इस प्रकार से खत्म होता है। कुछ टॉपिक रह गया तो आप मुझे देख के बताओ, अगर कुछ चीज रह गई है जो हमने नहीं की है, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं है, पर मैं करवा रहा हूं, देखो, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर हम एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो क्या होगा। देखिए हमारे पास मान लीजिए एक माइनस क्यू चार्ज है, और हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इसको हम डाइपोल कहते हैं। पर इस डाइपोल को इस बार हम डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, पर नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह सेम नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग अलग है तो यहाँ पर जो फोर्स पैदा होगा वो भी क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फोर्स लगाता है, तो यहाँ पर फोर्स अलग हो जाएगा। मतलब अगर मैं डाइपोल को रखता हूं, मान लो ये माइनस चार्ज ये प्लस चार्ज है, तो डाइपोल के ऊपर आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा है, पीछे एक फोर्स लगता है और आगे एक फोर्स लगता है। मान लो पीछे वाला फोर्स है F1 और आगे वाला फोर्स क्या है, F2। तो यहां पर पता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो आगे लगने वाला फोर्स और पीछे लगने वाला फोर्स क्या होगा, अलग अलग। यानी अगर दोनों फोर्स अलग है तो हम ये कहेंगे कि भैया अगर दोनों फोर्स अलग है तो मान लेते हैं कि भाई हमारा F2 बड़ा है, F2 बड़ा है F1 से। अगर आगे का फोर्स बड़ा है, पीछे का फोर्स क्या है, छोटा, तो डाइपोल कहां जाएगा, आगे। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल आगे बढ़ सकता है। तो हम कहेंगे अगर F2 बड़ा है F1 से, तो यहां पर क्या होगा, हम बोलेंगे भैया टोटल फोर्स 0 नहीं होगा, टोटल फोर्स जो है नॉट इक्वल टू 0। जो नेट फोर्स है वो 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, यस, यहां पर क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन। क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। अब तुम बोलोगे ट्रांसलेशनल मोशन से क्या मतलब है आपका, तो प्यारे बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन से मेरा मतलब है कि डाइपोल आगे बढ़ेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पता क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे का फोर्स पीछे का फोर्स क्या होता है, बराबर, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या होता है, 0, और हमारा डाइपोल आगे नहीं बढ़ता, यहां पर आगे बढ़ सकता है। दूसरा क्या, एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे है, तो रोटेशन तो होगा ही होगा। तो यहां पर रोटेशन की बात करें, टॉर्क की बात करें, तो टॉर्क हमारा क्या है, यस। यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क भी लगता है। क्या लगता है, टॉर्क भी लगता है, टॉर्क। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क भी लगता है, मतलब रोटेशन, टॉर्क मतलब रोटेशन। तो सुनो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ क्या होता है, रोटेशन। यूनिफॉर्म अगर होता, सिर्फ अगर यूनिफॉर्म होता तो सिर्फ रोटेशन होता। यहां पर रोटेशन भी है, ट्रांसलेशनल भी है। तो ऐसे होगा, देखो ये डाइपोल आगे भी बढ़ेगा, रोटेट भी करेगा। ठीक है, तो बात ध्यान रखना, छोटी सी बात है, इसे अच्छे से कहीं पे नोट कर लो। ये एक्स्ट्रा पॉइंट बताया मैंने, ये सिलेबस में डिस्कशन के लिए नहीं है, तो ये बस बता दिया।